अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस प्रोग्राम का और यही मकसद है इस चैनल का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। बस इस प्रोग्राम में शामिल होने से पहले हमेशा यही कहते हैं कि जरूर आइए, अपनी राय जरूर इसमें शामिल कीजिए। बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखा करें। टॉपिक पे आए, टॉपिक पे बात करें, कॉलर के ऊपर ना जाया करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कॉलर अपनी देखें, अपोजिशन वाले भी आते हैं, हुकूमत वाले भी आते हैं, उन लोगों की अपनी अपनी राय होती है, और न्यूट्रल वाले भी आते हैं। अभी मेरे देखने वाले सुनने वाले यही कह रहे होंगे कि आप क्या नाम ले रही हैं कि सिर्फ अपोजिशन वाले और हुकूमत वाले आते हैं। आपके पास जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मुल्क के लिए बात करना चाहते हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, किसी पार्टी की तरफ नहीं होते, एक जनरल एक बात करना चाहते हैं, तो वो भी आते हैं 100%। वो एक न्यूट्रल होकर बात करते हैं, ना अपोजिशन की तरफ होते हैं ना हुकूमत की तरफ होते, पर अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। करने को तो ये सभी लोग अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे सारे कॉलर अपोजिशन वाले भी अपने मुल्क से ही मोहब्बत करते हैं, और हुकूमत वाले भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। अब देखेंगे मेरे साथ एक फर्स्ट कॉलर अभी शामिल हो चुके हैं, तो अब मैं इनको थोड़ी सी राय लूंगी, तो थोड़ा सब्र कीजिएगा। इसके बाद मैं जैसे जैसे कॉलर ज्यादा आएंगे तो मैं इनके मैसेज को भी शॉर्ट कर दूंगी। मैं भी अभी कहना यही चाह रही थी, तो ये पहले ही आ गए, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो भी कॉलर आता है, अगर मेरे पास कॉलर की भरमार होती है, तो चाहे आप अपने फिगर कितने भी लंबे लेकर आए, तो आप दोबारा कॉल करके अपने फिगर को वहीं से जोड़ने के बाद दोबारा से वहीं से शुरू कर सकते हैं, मगर होल्ड पे जाया करें ताकि ना हर एक को मौका मिल जाए। इसलिए कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने मैसेजेस किए, कंप्लेनें की कि हम आना चाह रहे थे, नए कॉलर थे, पर होल्ड पे डाला और वो चले गए। इसलिए कि मैं कॉलर का पूरा मैसेज लेने की कोशिश में लगी थी कि ये चले अपना कंप्लीट मैसेज दे देंगे तो मैं फिर दूसरे कॉलर को एयर करूं, तो इतनी देर में वो कॉलर चले गए। तो अब आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग लंबे भी लेकर आए हैं अपना फिगर बताने के लिए, तो शॉर्ट कर दिया करें जब कॉलर ज्यादा है। जब कॉलर नहीं है तो फिर इस ओके, आप बोलते रहे, कोई मसला नहीं है, मैं आपका पूरा मैसेज सुनूंगी, पूरा लंबा जितनी भी देर बात करना चाहते हैं आप बात करें। मगर जब ज्यादा कॉलर है तो आप लोग को सबको खुद ही ख्याल हो जाना चाहिए कि भाई कॉलर बहुत ज्यादा है, तो अब इनकी सबको एयर करना है। चले जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपके साथ नाजरीन को भी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत देर की मेहरबान आते आते जी 9 बजे कल से इंतजार में थे। सही कह रहे हैं कि कल आपने देखा था वेदर का क्या हाल था, आपको आइडिया था कि कितना गंदा वेदर था। ओ माय गॉड, इस वजह से फिर मैंने कहा चले आज आप भी लोग भी रेस्ट करें, वेदर एंजॉय करें इसका। 4 साल के बाद इस तरह की स्नो आई थी, आपको पता आइडिया होगा। पहले कब पड़ती थी, रोज यूज टू थे पहले तो हर चौथे दिन हर हफ्ते एक ना एक दफा तूफान इस तरह स्नो का आ जाता था। मगर अभी लोग बिल्कुल छूट चुके थे, आदत खत्म हो चुकी थी। तो पहले तो लोग यूज टू थे। इसी स्नो में मैंने बड़े बड़े शो किए आके, और इतनी तूफान आया हुआ होता था, और मैं आके लाइव शो में बैठती थी और करती थी, और बड़ी मुश्किलों से पहुंचती थी, और कॉलर बड़े अप्रिशिएट करते थे कि हाँ वाकई आप इतने तूफान में आई हैं। पर पहले बहुत ज्यादा हर वक्त ही आते रहते थे, तो हम सब लोग ही यूज टू थे। मगर अभी तो बहुत अरसे के बाद इस तरह का तूफान आया, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह गाड़ियां निकालें। रोडें भी बहुत ब्लॉक हुई थी, जगह जगह इन मैसेज आ रहे थे, न्यूज आ रही थी कि इस जगह का रोड बंद है, इधर सफाई नहीं हुई, इधर क्लीन नहीं किया, ये नहीं किया। तो वो निकलना लग रहा था कि कुछ सादा सेट नहीं है, इस वजह से नहीं आई मैं आप लोगों को। मगर मिस किया मैंने भी आप लोगों को, प्रोग्राम भी मिस किया जी। बात ये है कि खान साहब कि जब नैलियां रूज पे हो जाती हैं तो फिर इनको डील याद आ जाती है जी। बात ये है कि जिस जमात के एक भी कारकुन को कोई भी ना तोड़ सका, जिसके वोटर को आज भी उसके जमात के साथ हैं जी, जिसका निशान जीत का निशान है, उस पे चार किया आप एक भी बंदा जो है चौधरी निसार आप नहीं बना सकते जी। वोट नवाज शरीफ का है, बस जाए अपने बानबत्ती के कुंभा को संभालें जी। जिन्होंने मुस्लिम लीग से निकलकर मियां अजहर और चौधरी निसार बनना था, जिन्होंने पीपल्स पार्टी से निकलकर चौधरी फवाद और बाबर अवान बनना था, वो बन चुके हैं। गिरफ्तारियों और झूठे मुकदमात का अजाब सहने के बाद अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से मजीद किसी के निकलने का कोई चांस नहीं है। अब पीटीआई जो है वो अपने डूबते जहाज से पीटीआई के डूबते जहाज से अब जो है अपना चूहों के भागने का वक्त आ गया। इन चूहों के बाद अब इस पार्टी में सिर्फ शाहदौले के चूहे ही रह जाएंगे। कल ही खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की सदारत में पार्लिमानी पार्टी का वहां पे इजलास हुआ जी।
तो उसमें कौमी और सूबाई असम्बली के 27 अरकान ने शिरकत नहीं की, तो इसलिए उनको डूबता जहाज अब जो है नजर आ रहा है। इनकी पतली हालत गैर का अंदाजा ऐसे लगा लें कि उनके अपने वजीर और अरकान असम्बली उनकी बदअमालियों की गंदगी इमरान खान के मुंह पर मल रहे हैं उनकी मौजूदगी में। 4-4 की गर्दान की आड़ में पेट्रोल 4 पे बढ़ा दिया, उससे 2 दिन पहले बिजली 4 पे बढ़ा दी जी। अब जो है मुस्लिम लीग के 4 लीडरों की मुलाकात का शोशा डाल दिया। अब इससे पहले पीटीआई के 3 लीडर जो है वो भी तैयार बैठे हैं, यानी कि कुल 7 हो गए जी। ये डील कह के यानी कि आप खुद मान रहे हैं और बता भी रहे हैं कि इमरान खान माइनस होने जा रहा है और अब माइनस होने के बाद उसका आखिरी ठिकाना जो है मचगेल है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि बस अब इसकी हुकूमत जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि बहुत कम दिन रह गए इनकी हुकूमत को जाने में, तो आप भी यही कह रहे हैं, जबकि पहले कॉलर कह रहे थे कि जी 5 साल तो पूरे करेंगे, टर्नओवर तो पूरा करेंगे अपना वज़ीर आज़म इमरान खान, तो आपको लग रहा है कि नहीं, पूरा नहीं करेंगे ये टर्नओवर अपना पूरा? देखें, जब दिया टमटमाने लगता है ना तो वो जरा शोर ज्यादा डालता है, और फिर ये है कि उसके बाद जब आपके ऊपर इतने इल्जामात हों तो फिर दूसरों के इल्जामात का जवाब देने के इल्जामात लगाते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेन फंडिंग केस मीडिया ने उठाया तो साना मरी में हुकूमत ने अपनी नाली दिखाकर इस केस को दबा दिया। अब उसके बाद साना मरी पर एक सेकंड नोट करें जी 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 मीडिया ने उठाया तो हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए इस मसले को दबा दिया। इससे पहले के मिनी बजट की वजह से होने वाली महंगाई को उजागर किया जाता, सदारती निजाम का शोशा छोड़ दिया। पीटीआई में तोड़फोड़ शुरू हुई तो 4 अफराद की मुलाकात का डोल पिटना शुरू कर दिया। एक नायली को दूसरी नायली से छुपाना, यही इनकी बाजीगरी है और इसी में ये माहिर है। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके नाज़रीन को जी। वालेकुम। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन डूब रहा है और कौन ऊपर जा रहा है। वैसे आपको बताता चलूं कि नून लीग पार्टी के 4 से 5 लोग फ्रंट लाइन, यानी जो फ्रंट लाइन पे बैठने वाली इनकी जो पूरे आगे की टीम है, उसमें से 4 से 5 लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें कबूल कर लें। नवाज शरीफ ने तो मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसने तो, और हमें कबूल करेंगे तो हम आपको, आप जैसा हमें चाहेंगे वैसा हमें पाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 4 लोग जाके और झुका के आपके बूट पॉलिश करेंगे, आप बस हमें कबूल करें। हम में से एक ने तो वजीर आजम का नाम भी कह दिया कि मुझे अयाज सादिक, इसमें 4 नाम हैं, 4 से 5 हैं, अयाज सादिक हैं, खाकान अब्बासी, एहसान इकबाल और मुफ्ता इस्माइल। ये लोग हैं जो कहते हैं कि हम में से किसी एक को भी वजीर आजम के लिए कबूल करें तो हम हाजिर हैं। आप अंदाजा करें, जब ये बात नवाज शरीफ को बताई जाती है तो वो बहुत इस पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं ऐसी बिल्कुल इस चीज को मैं कबूल नहीं करूंगा। बहरहाल लेकिन ख्वाहिशें मौजूद होना शुरू हो गई इनकी पार्टी से, आ रही हैं ख्वाहिशात। तो अब इससे पर इन्हें आप ये देखें कि यही इल्जामात तो है ना, क्या कहते हैं, पोजीशन वाले हुकूमत पे लगा रहे हैं कि हुकूमत के कारकुन जो है, अरकान जो है, जो जाके कह रहे हैं बैठा हुआ है और आगे लेके जा रहा है पाकिस्तान को। अब तो इदारों की कारकर्दगी भी सामने आती जा रही है, अब तो और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। इमरान खान को आप क्या समझ रही हैं? इमरान खान तो ये 5 साल तो क्या, अगले 5 साल भी पूरे मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी एक सर्वे आया है, उसमें जो कहते हैं ना पंजाब की कारकर्दगी क्या है और ये जनाब अली इसकी जो उस्मान बुज़दार हैं इसकी कारकर्दगी क्या है। जनाब, इसकी कारकर्दगी ये है कि 51% लोगों ने इसकी कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार किया है। खैबर पख्तूनख्वा से 69 है, बलोचिस्तान से 43 और सिंध से जो है 38% लोगों ने कारकर्दगी पे जो इत्मीनान किया है। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि ये जो है ये इमरान खान की अभी भी मकबूलियत वैसी ही मौजूद है, कोई मकबूलियत में कमी नहीं हो रही, इदारे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान पोस्ट का मैं अभी पूरा आपको जायजा पेश करूंगा, आप मुझे मौका दीजिएगा, बाद में मैं कॉल करूंगा। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस 12 साल के बाद प्रॉफिट में आ गया। आपका PIA पहले ही उसकी कारकर्दगी बेहतरीन हो चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पे जितने आपको एक प्लेन पे वो चाहिए होते हैं वो उस लेवल पे अपनी कारकर्दगी को ले आया है और वो भी प्रॉफिट में चला गया है। तो ये तो आपके यानी
और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप इमरान खान को ऊपर लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो आने वाला वक्त भी इमरान खान का है, ये वक्त भी इमरान खान का है। इसी तरह अभी तो और आपको मैं समीना बताऊं, ऑडियो वीडियो जो है ना वो आने वाली है, जिससे चले ठीक है आप पता चलेगा कि अंदर से ये नवाज शरीफ के साथ मुखलिस हैं या अपने आप को आगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ मुखलिस नहीं है ये वो लोग, आपने क्या कहने का मकसद ये है? जी सबको देखें, सबको वजारत उज़्मा चाहिए, ये देखिएगा। अभी तो इलेक्शन में बहुत दूर है, आप देखिएगा इनके कितने टुकड़े होते हैं। चले ठीक है, देखती जाइए आप। ठीक है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। मेरे साथ कॉलर है जी। हेलो जी 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 अस्सलाम वालेकुम साहब, भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन में एक साहब गए थे जिनका नाम मीर जाफर और मीर सादक है। वो 5 लोगों के नाम लेके मियाँ साहब के पास गए थे और जो उनका मियाँ साहब ने हाल किया है ना वहाँ लंदन में, वो तो आके कह रहे थे ना मेरे चेहरे से पढ़ के देखो। मीर सादक इसलिए बोला गया है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान। एक सेकंड के लिए जी 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 टांगे कांप रहे काम है, उन्होंने बोला था, इसलिए उनका नाम ये बोला गया है। तो मियाँ साहब ने उसकी अच्छी बड़ी तसल्ली की है। 5 नाम लेके वो गया था और ऊपर सबसे जो ऊपर नाम था वो उसका खुद का लिखा हुआ था, उसने लिखा अपना नाम ऊपर लिखा था। मियाँ साहब ने उसकी अच्छी बड़ी ठुकाई की है वहां पे और वो वापस आ गए हैं। 5 उम्मीदवार हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के इस नून लीग में से। नून लीग ये जो शरीफ फैमिली है ना, मैं आपको आज से 3-4 माह पहले बोलने लगा हूँ एवरी डे डन फिनिश The Sharif family is not coming in power no more। तो बाकी मेरी एक इल्तिजा है भट्ट साहब से। भट्ट साहब आपकी आवाज कांप रही थी, look like you not feeling good। नवाज शरीफ ने आपको कुछ नहीं देना। Go to the doctor and see a doctor tomorrow। मैं दूसरे मुल्क में बैठ के ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि you not feeling bad। ये एक इल्तिजा है एक भाई को एक भाई की। अच्छा, इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं। मैं यहाँ बैठ के दूसरे मुल्क में ये महसूस कर रहा हूँ कि you not feeling good। You have to go to see the doctor। The hell with Nawaz Sharif, hell with Imran Khan। Brother, take care of your health first, okay? You have a good night। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम समीना। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? जी मैं एक बात की निशानदेही करना चाहूंगा। तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले की बात है, मैंने कहा था कि इस वजीर आज़म का नाम ECL पे डाल देना चाहिए। जी ठीक है। उस वक्त किसी को भी ये गुमान में नहीं था कि ये बात होगी। अब उनके अपने जो यानी कि मेंबर पार्लियामेंट है नूर आलम साहब PTI के, उन्होंने कहा है कि पहले जो 3 रोज बैठी भी हैं हुकूमत की, जिसमें वजीर आजम और सारे वज़रा जो शामिल हैं, इन सब का नाम ECL पे आना चाहिए। जी ये उनका मुतालबा है PTI के मेंबर का। और ये बात मैंने 6-8 महीने पहले कही थी, अभी रिसेंटली रिपीट भी की थी। जी हाँ, रिपीट की थी आपने प्रोग्राम के अंदर। जी अब आ जाए कि जी ये जो मियाँ साहब का ये इनकी समझ में नहीं आता है। कोई जाके अब ये मान भी लो कि 4 आदमी चले गए होंगे, वोट मियाँ नवाज शरीफ साहब का है। ठीक है, वो जाकर के अपने आप को पेश भी कर दे। हालांकि मैं उससे इसलिए यकीन नहीं करूंगा कि जब इन्होंने अपने 4 साल इतनी मुश्किल में गुजार दिए हैं, एट दिस पॉइंट देयर इज नो पॉइंट गोइंग आउट बिकॉज दे आर गोइंग टू सफर। जो भी बाहर जाएगा वो नून लीग से निकाला जाएगा। ये बड़े जमाने से हम सुनते रहे कि नून और शीन जो है वो अलग हो रही है। जी ठीक है, कहाँ है नून और शीन, कहाँ अलग हुई? और अब क्यों कोई बात नहीं करता है कि नून और शीन अलग जो है वो अलग हो रही है? तो जो बेसिकली PTI की प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अपनी पार्टी में तोड़ फोड़ उनके हो रही है, जो वादे है परवेज खटक को देख लें, बाकी मेंबरान को देख लें, सब जो है उड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नेक्स्ट इलेक्शन PTI में रहते हुए जीत नहीं सकते। अब ये उन्होंने जो PTI का तरीकेकार है कि अपनी सारी का जो गुनाह है वो दूसरे के ऊपर डाल दो। तो अब उन्होंने ये नई कहानी गढ़ी है। अगर ये सही भी है तो मियाँ नवाज शरीफ को उन चारों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट उनका अभी भी है। तो ये जरा जहन में रखे कि कोई उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहां तक इमरान खान का है तो इंशाअल्लाह उसका नाम जो है ECL पे आएगा, वो भाग नहीं पाएगा, उसको हम भागने नहीं देंगे। चले जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू। तो वो दिन को ख्वाब देख रहे हैं कि इमरान खान का नाम ECL में, कभी वो दिन को ख्वाब देख रहे थे इस्लामाबाद में लटकाया जाएगा, कभी माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे थे। ये सारी बीमारियां तो नवाज शरीफ की टीम में है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और नून और शीन तो अलग है, अलग चल रहे हैं।
आप मिला देना नूर और शीन को। नूर और शीन अलग है। वो कभी आपने देखा कि वो शीन के साथ मरियम बैठी हुई, वो कहती दैट मीन्स अलग, दोनों अलग चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली नहीं है। अब इनका वो अभी पहले जो कॉलर नहीं थे कह रहे थे कि वो चिराग जब फड़फड़ाता है तो ये लोग फड़फड़ा रहे हैं, ये आखिरी हिचकी ले। तो मगर आप ये देखें कि जो अपोजिशन इल्जाम लगा रही है 4 अरकान, वो हुकूमत के भी 4 अरकान गए हैं अब डील करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? क्या हुकूमत के ही, वो तो मरियम नवाज साहबा कह रही है कोई भी मुस्लिम नून लीग से कोई भी नहीं पहुंचा डील करने के लिए, ये तो बस ज्यादा इमरान खान की बातें हैं जो इल्जाम उनकी हुकूमत के अपने अरकान जा रहे हैं इसलिए कि उनकी कोई कारकर्दगी नहीं आई, लोगों के सामने कोई कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई, तो जिसकी वजह से उनके अरकान कर रहे हैं और इल्जाम हमारे पे ला रहे हैं। नून लीग का कोई अरकान नहीं जा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे मुस्लिम नून लीग के, और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, उनके बयान यहाँ पे खड़े हैं जी। जो ये बचपन से डेट दे रही है ना, अभी एक नया डेट दिया उन्होंने जी कि 2 महीने क्या उससे पहले हुकूमत चले जाएगी। हाँ, उन्होंने यही कहा है, हुकूमत अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने में। बस इनका यही बिजनेस है, इनके पास चूरन बेचने के लिए कुछ नहीं है। और आपने ये कहा कि वो खुद उम्मीदवार है मरियम कैदी, वो कैसे बर्दाश्त करेगी किसी का नाम? मैंने कहा ना यही मौरूसियत है कि नवाज शरीफ कैसे बर्दाश्त करेगा कि मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई नहीं है और भाई का बेटा नहीं है। मैंने कहा ना कि दुनिया में ये पहली हकीकत है यहाँ पे कि अपोजिशन लीडर बाप और बेटा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे साथ पाकिस्तान से कॉलर जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है मैम जी, माशाल्लाह। पुरानी बातें, बस वो एक हंसी पीटी सी। यकीन करें हम थक गए हैं और करने वाले नहीं थके, ठीक है। इतनी मोहब्बत है, जुनून है, ठीक है। और मेरी बात सुनिए मैम, इनकी एक एमएनए एमपी एमएनए थी गालिबन, वो तकरीर कर रही थी कि इतनी रेस बता रही थी कि हमारी मुआशरत पे इतनी रेस है और हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि अगर इतनी रेस के साथ आप इतनी तरक्की कर रहे हैं, आपकी मुआशरत बढ़ रही है, तो फिर आईएमएफ के पास क्या लेने गए हैं आप? अगर आप इतनी ही तरक्की कर रहे हैं तो आईएमएफ से क्या लेने गए हैं आप? ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब इनकी सफों में खुद ही हलचल मच चुकी है, इनके अपने जो साथ बैठे हुए हैं वो इनके बारे में बता रहे हैं कि खान कितनी करप्शन कर रहा है, उनके वजीर कितनी करप्शन कर। अब तो खान के ऊपर भी नाम लग रहा है। नूर खान जो बयान दे रहे हैं उनको गौर से सुने आप, वो तो खान को भी नहीं छोड़ रहा। और परवेज खटक के जो 2 भांजे हैं वो नून लीग में चले गए हैं। परवेज खटक ने पहले ही अपना रास्ता बना लिया कि मैंने जनाब नून लीग में जाना है, ठीक है। तो इन देखें, अगर डील होगी है या डील हो रही है, वो तो पहले भी डील करके आया था ना, डील के बगैर तो नहीं आया था वो जी, जब वो कंटेनर पे खड़ा होकर नारे लगा रहा था। अब वही सवाल है कि यही खान साहब कहते थे कि अगर मुल्क में महंगाई होगी, मुल्क में करप्शन होगी, मुल्क में बेरोजगारी होगी, मुल्क में जब आपको नौकरियां नहीं मिलेंगी तो आप समझें कि मुल्क का वजीर आजम चोर है। तो भाई यही बात हम आपको बता रहे हैं, आप तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? आपको अब तो तस्लीम कर लेना चाहिए। और इज्जत भी इसी भी है, अगर आप तस्लीम नहीं करते फिर आपको जूते पड़ते हैं। अगर आप तस्लीम कर लेंगे तो आपकी दोबारा जो है वो इज्जत बहार रह जाएगी। देखिए, आपने कहा था हम आपको इतनी नौकरियां देंगे, आपने नौकरियां नहीं दी। आपने कहा था कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, चोर डाकू लूट के चले गए, आपने महंगाई को डबल ट्रिपल कर दिया। तो मुझे ये बताएं फिर चोर कौन हुआ? तहरीक इंसाफ चोर हुई, नून लीग चोर हुई या जरदारी चोर हुआ? कौन चोर है? आप बार बार कैदी कैदी कह रहे हैं। आप देखें, कैदी तो चलो जो भी थे, लेकिन अवाम के दिलों पे अभी भी राज कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो नकम्मा अभी बैठा हुआ है, ये तो इनकी तरफ तो लोग देखना पसंद नहीं करते। और जो बुजदार साईं को उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे आ गया वजीर आला, मुझे ये बताइए, ये पैसे देकर तो कोई मर्जी पहले नंबर पे आ सकता है। जितना लाहौर में उसने गंद डाला हुआ है, वो जाके तो देखें, उसकी कारकर्दगी तो देखें। उसने एक पुल बनवाया 3 साल में जाके। अब आप ये देखें ना, दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना। पीटीआई वाले हुकूमत वाले अलग इल्जाम लगा रहे हैं और अपोजिशन वाले अलग लगा रहे हैं कि उनके 4 अरकान गए थे या उनके पास बात करने के लिए गए थे, और ये कह रहे हैं हुकूमत वाले 4 अरकान गए थे। तो मगर मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि ये मुस्लिम नून लीग से कोई नहीं गया और कोई कहीं नहीं जा रहा, वो हमारे साथ है मुस्लिम नून लीग के। और वो फवाद चौधरी ने कहा जी कौन कौन आया था, उन्होंने नाम भी मेंशन कीजिए। शेख रशीद साहब भी बड़े बड़े जोर से ऐलान कर रहे हैं। तो बताएं कि कौन है इसके अंदर, पीछे किसके साथ डील हो रही है, क्या क्या सच्चाई है, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे जी। मैम, असल में ये जो हम बार बार डील वाली बातें करते हैं ना, ये तो डील के बगैर तो कोई भी नहीं आता, ठीक है ना। सभी डील के साथ आते हैं, मैं एक को नहीं कह रहा, ठीक है ना।
वोट की तो क्या कदर आपको रहेगी, लग रहा है कि ठीक है? हुकूमत के अराकीन जा रहे हैं उनके पास डील करने के लिए या अपोजिशन के जा रहे हैं? क्या आपको वहां बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर, तो आप बताएं क्या जाता कोई भी सच्चाई? नहीं मैम, जाता कोई भी नहीं, बुलाया जाता है, जाता हाँ। कोई भी नहीं है, हम्म बिन बुलाए कोई भी नहीं जाता, ठीक है ना। जब बुलाया जाएगा तो फिर वो सारे जाएंगे, जाहिर बात है। अब उन्होंने देख लिया, आपने वो बयान भी सुना है कि जिस दुकान से आम सिविलियन सामान लेते हैं उसी दुकान से एक फौजी भी लेता है। जी तो जी, इतनी वो तो महंगाई आपने भी बयान सुना होगा महंगाई का ना। क्या तोड़ है। जी अब बजट अभी आया नहीं था, तो बजट से पहले 100 रुपए चीजें, हर चीज का रेट बढ़ गया, और जब बजट पेश हुआ उसके बाद तो मैं कहता हूँ, अब देखिए उन्होंने पेट्रोल भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब सही। बिजली जो है वो 15 रुपए, अब अगर 200 रुपए आपका बिल आता है तो 1500 रुपए उसके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट है, तो वो कौन खा रहा है? तो हुकूमत ही है ना, हम हुकूमत से कहेंगे ना, हम किसी और से। क्योंकि उस वक्त इमरान खान बिल फाड़ के ये कहता था, गला फाड़ के ये कहता था कि जनाब मैंने बिल नहीं भरना। उस वक्त यूनिट भी 4 रुपए था, अब यूनिट अगर फ्यूल एडजस्टमेंट भी डाल दी जाए तो 45 रुपए यूनिट बनता है। तो फिर अब कौन चोर है? यही सवाल हम करते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ के जो लोग वोटर है वो कहते हैं कि आके जी ये तो मरूसियत कर रहे हैं। मरूसियत नहीं कर रहे हम यही कह रहे हैं कि उस वक्त 4 रुपए यूनिट भी आपको महंगा लगता था, आपके लीडर को महंगा लगता था और वजीर आजम चोर लगता था, तो आज अगर 45 रुपए है तो फिर चोर कौन है? चले, आप जवाब क्यों नहीं देते? ठीक, बहुत अच्छा और ये मैसेज जवाब दिया। मेरे दें साथ एक आगे। कॉलर है, फिर आप दोबारा कॉल कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? सब सामीन को, नाजरीन को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा देखें, कल तो एक तो बर्फ का तूफान आया सुबह, जी ठीक है ना। उस तूफान से तो हम किसी तरह निपट लिया, हमने बड़ी मेहनत से कोविड करके। लेकिन जो रात को तूफान आया आप आने की वजह से, जी उसने तो हमें मार डाला भाई। अच्छा, और क्या, देखिए तारक, तूफान का मुकाबला करने की ताकत हम में नहीं थी। अच्छा देखिए, अब मुझे भी लग रहा था कि मैं भी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, पर तूफान ऐसा था कि मैंने सोचा कि चलें थोड़ा रेस्ट किया जाए, आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए। पर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मिस किया इस प्रोग्राम को, बहुत जी शुक्रिया। जी 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 अच्छा, अब ये Thank देखिए, you. एक जी। हमारे कॉलर ने कहा कि सर्वे, जी और सर्वे में उन्होंने बताया कि बोलदार जो है वो पता नहीं कितने 50% पे जी, नंबर 1 अभी उन्होंने कहा है कि मेरे पास फिगर है, मैं लेकर आऊंगा, अभी बताऊंगा। अच्छा, आपको। बात ये है कि जी। अगर वो नंबर 1 पे है बोलदार हमारे, जी तो ये सारे जमनी इलेक्शन क्यों हार गए? सवाल ठीक है। पैदा होता है। जी महमूद खान नंबर 2 पे है, जी वो सारे इलेक्शन पेशावर के भी बल्दियाती हार जी गए, जी जी ठीक है ना। एक भी मेयर नहीं आया, सारे दूसरे आ गए, ठीक है। अच्छा, बजिंजो साहब के बारे में कह रहे हैं 43%, और भाई उनको तो भी आए हुए जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए, उनको तो लोग सही से जानते भी नहीं है। आपको पता उनकी कारकर्दगी क्या है, जी ठीक है ना। तो ये तो घर में बैठ के सर्वे बना लिया, मैं इससे अच्छा बना सकता था। अच्छा, उस सर्वे में 33% नवाज शरीफ को कहते हैं लोग कि वो मसाइल का हल कर देंगे, और 30% कहते हैं इमरान खान। यानी आप सोचे, यानी उनके वज़राए आला जो है तीनों, वो टॉप पे हैं। जी जी और खुद इमरान खान नवाज शरीफ से नीचे है। मतलब आप सर्वे का अंदाजा लगा लें इस बात पे। जी 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 अच्छा, जी दूसरी बात, वो 4 लोगों की बात कह रहे हैं, जी तो ये 4 लोगों में 2 तो चलो ठीक चल जाएंगे नाम, अपना शाइख खकान अब्बासी के और एयाज सादिक को भी चलो किसी तरीके से मैं मान लेता हूँ। मगर 2 नाम जो है वो जो है बहुत, उनका इतना कद नहीं है। मुफ्ता इस्माइल और आसिफ ख्वाजा, कद नहीं है कि वो वजीर आज़म, और आसिफ ख्वाजा का भी नाम लिया जा रहा है। अब मतलब इनका इतना कद नहीं है, तो कद नहीं है। 2 या 3 रखते तो शायद मैं मान। जी 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 और जो दूसरे हैं शाहिद खान अब्बासी, बाकी मुफ्ता इस्माइल का नाम दे के ये इन्होंने लिस्ट को खुद ही खराब कर दिया। तो ये इस लिस्ट में कोई दम नहीं है। जो मरियम नवाज साहबा कह रही है, आपको लग रहा है वो सच्चाई है वहाँ पे? नहीं, जो बयान में मुफ्ता इस्माइल का नाम नहीं होता ना, तो मैं शायद कहता कि हाँ चलो ठीक है। मुफ्ता इस्माइल कहीं फिट ही नहीं होते, तो वो उनका नाम ही गलत, जिसने भी नाम दिया यहाँ गलती करे बैठे वो। तीसरी बात ये कि इलेक्शन इतने करीब आ रहे हैं, 4 साल आपने मुकाबला कर लिया, आपकी कार्यकर्दगी बेहतर है। तमाम सर्वे, तमाम लोग यही कहते हैं कि आज इलेक्शन करा दो पंजाब में, नून लीग स्वीप कर लेगी, ठीक है ना, जो कि बल्दियाती और वो दूसरे अपने ज़मीनी इलेक्शन में भी जाहिर था। तो ऐसे मौके पे कोई भी अपनी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा जी, अनटिल कि आप एक पूरा जहांगीर तरीन की तरह एक पूरा ग्रुप बना लें, या काफ लीग की तरह या पीपल्स पार्टी पैट्रियट की तरह कोई ग्रुप बना के अलग कर लें 40-50 लोगों को, वो तो अलग बात है। वरना ये 4 लोग
आई डोंट थिंक सो जी। अच्छा आप देखिए कारकर्दगी जहाँ तक आई, कारकर्दगी आप देखने मरी की रिपोर्ट आ गई है साना मरी की, उसमें कारकर्दगी आपको पता चल गया पंजाब गवर्नमेंट की जी। तो इस कारकर्दगी पर कह रहे हैं कि बोझदार नंबर 1 है। तो ये लोगों के लिए सोचने की बात है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और दूसरी कारकर्दगी इन्होंने ये पेट्रोल और इलेक्ट्रिक जो है कीमतें हैं बिजली के $4 बढ़ा दी, $4 तो कारकर्दगी आपके सामने सही। अब एक इम्पोर्टेंट जी 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 ये है कि 1 मिनट और लूंगा, 2 मिनट, आधा मिनट में भी जी। एक तो ये कि अगर कारकर्दगी इतनी ही अच्छी है वज़ीर आला की और सबकी, तो फिर ये हमारे वज़ीर आज़म को इतनी अच्छी कारकर्दगी के बाद सदारती सिस्टम में जाने की या देखने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ क्यों जाना चाहते हैं जब उनकी कारकर्दगी इतनी बेहतरीन है तो ठीक है जी। अच्छा एक इंतहाई अहम बात है, सूरत हाल ये है, दाखिला की जो सूरत हाल है इस वक्त वो या तो खराब बताई जा रही है या वाकई खराब हो रही है पूरे मुल्क में, या तो खराब हो रही है या बताई जा रही है जी। ठीक है और उसकी बुनियाद पे कुछ होल्ड हो सकता है, कुछ तरह गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, स्टे ऑर्डर हो सकता है, तो आई डोंट नो, मगर इस पे भी नजर रखने वाली बात है। यही कहना चाहूंगा, फिलहाल बाद में बात करता हूँ मैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कमी? जी ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? बस थोड़ी सी तबीयत नासाज। आपकी आवाज से ही लग रहा था, तभी मैंने कहा अल्लाह आपकी तो आवाज बहुत ज्यादा वैसी निकल रही है। तबीयत ठीक है आपकी? बहुत सारे लोग बीमार हैं वैसे, मैं बताऊं आपको। आज तो ज्यादा ही होगी खराब। ओह माय गॉड, बहुत लोग बीमार हैं, बहुत लोग बीमार हैं, यकीन करें बहुत एहतियात की जरूरत है इस वक्त। अच्छा मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, कल से सुन रहे हैं कि जी 4 वजीर हैं और इतना है, वो प्रॉब्लम ये है कि यार खुदा के लिए आप पहले लोगों की मसलों पे, महंगाई आपने फिर कर दी है, महंगाई तो इससे ज्यादा उरूज पे पहुंच गई है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे कंट्रोल होगी, और बस नया नया इशू लेके उस पे बस बहस हो जाती है, पूरे मीडिया में शोर मचता है। लोगों का ध्यान वहां से हटाने की। जी, पहले वो बजट ला रहे थे, मिनी बजट, उसके ऊपर बहस, अब ये कह रहे हैं कि 4 अरकानों के साथ डील बन रही है, वो जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन पे इल्जाम, अपोजिशन हुकूमत पे इल्जाम, जो काम करना है वो उस पर गौर नहीं किया जा रहा कि कोई कारकर्दगी करके दिखाएं। और चले वो तो फिर भी वो डिनाई कर रहे हैं। नूर आलम तो साफ खड़ा होके बोल रहे हैं कि ये जो 3 सामने वाली रो है ना जी, आप इनके ऊपर वो करवा लें तो साहब इनका तो सब सही हो जाएगा सारा पाकिस्तान। आपने सुना था वो? जी जी जी, हाँ मैंने सुना था जी। तो बजाय इसके कि आप अपनी हुकूमत पे वो इन हाउस चेंज लेकर आए, आप कुछ लोगों को कुछ करें, आप क्या कर रहे हैं कि आप वो जी हमारी तरफ आ गया, वो क्या कर लेगा आके? यार उसने नवाज शरीफ नहीं है, अभी भी तो नवाज शरीफ नहीं है ना, मतलब आप लोगों को क्या बेवकूफ समझते हैं, आवाम को क्या? सही कह रहे हैं, सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। हेलो जी, जी हेलो, जी हेलो, हाँ जी, एक सेकंड होल्ड करें, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? एक सेकंड, एक कॉलर को होल्ड कर दूं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी 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 बोले जी। देखिए ये सारी चीजें ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये इसमें कोई हमें आवाम का कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। आपको 3 साल 3.5 साल में सब कुछ करने के लिए दिया गया, वो नहीं हो पा रहा है, या हो रहा है तो लोगों को नहीं दिख रहा, राइट। अब एक से एक चीज लेकर आते हैं, जिस तरह एक कॉलर ने कहा ना, एक नया इशू निकालते हैं, उस पर एक बार शोर मच जाता है पूरे मीडिया पे। ये नहीं करते कि जो काम करना है वो काम करें। वाकई महंगाई तो देखें, हर चीज के प्राइस ज्यादा बढ़ा दिए इन्होंने, ये इस पे काम क्यों नहीं कर रही इनकी हुकूमत? यही तो मैं बात हो रही है कि हमें इससे लेना देना नहीं है कि वो किससे डील हो रही है, किससे क्या हो रहा है। एज ए वोटर हम लोग ने अगर इनको दिया वोट, या किसी ने भी दिया, आवाम ने दिया, तो वो इस पे काम करें भाई। ये है कि मतलब इतने किसी की सुनाई पे आगे आ रही होती है, अपोजिशन की डील हो रही है, ये हो रही है, इससे कोई सरोकार नहीं है। आप महंगाई पे कंट्रोल करें, आपकी जो जरूरियात है आवाम की उसको फुलफिल करें, तब जाके कहीं आपकी परफॉर्मेंस का पता चलता है। अभी ये इसी साल 3.5 साल में जो कुछ भी हुआ या नहीं होने वाला, करने का इरादा अब क्या होगा, अब नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शन हो जाएंगे, तो बेहतर नहीं है कि इस पे अपना फोकस करें, अपने आवाम की तवज्जो करें, उनकी जो जितने भी उनकी जरूरियात है, जो उनकी मतलब एक नीड होती है एज ए वोटर, जहाँ से आपने वोट लिए हैं, उस पर फोकस करें भाई।
आप देखें इसी तरीके से 3-3.5 साल निकाल देंगे, अपोजिशन अब गई और अब गई, इसकी हुकूमत अब गई, होता कुछ नहीं है, हुकूमत वहीं की वहीं खड़ी होती है। 3.5 साल उसको हो गए हैं, हर 2 महीने बाद 1 महीने बाद आप सुनते हैं अब ये गई, अब हुकूमत गई इसकी। ठीक है हुकूमत, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करें और बहुत सारी भाई काम करने के लिए है। ये बतेरे इनके पीछे लगने से क्या फायदा अपोजिशन के, ये अपोजिशन तो लगी रहेगी पीछे, जो भी आती है फिर रिकॉर्ड है, जो हुकूमत में आता है उसके बाद अपोजिशन उसके पीछे आखिर वक्त दम तक लगी रहती है कि किसी तरीके से कोई डिलेट किया जाए इसकी ना। बेकार है ये, हमारे यहाँ बदकिस्मती है ये कि किस तरीके से डेमोक्रेसी का होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, पता नहीं क्या वजूहत बन जाती है। अब देख रहे हैं हमेशा ये लोग एक दूसरे पे इल्जाम ही लगाते रहते हैं, अपोजिशन भी हुकूमत भी, काम पे तो कोई बात नहीं हो रही होती है। जब भी आम आदमी को उससे कोई नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सही जी, तो बेहतर नहीं है कि आपस में कोई मैदान में बैठ के आपस में बैठ के एक मुकाबला कर लें, हाथापाई कर लें, खत्म हो जाए बात कि हाँ भाई ये थी बात। है अवाम के इससे कोई नहीं है भाई, अवाम के मसले हल करें, अवाम की जो प्रॉब्लम्स वो कहने देखे ना, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत के भी 4 लोग हैं जिन्होंने अपने नाम दिए हुए, और कहते हैं 4 लोग हैं जो डील की बातें कर रहे हैं, डील बनाना चाह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कारकर्दगी से ना पूछेंगे पीटीआई वाले ही, जो इमरान खान की कोई कारकर्दगी इमरान खान ने करके नहीं दिखाई है। मुल्क के हालात ऐसे खराब हैं कि वो लोग पीटीआई वाले अराकीन ही कहते हैं कि जब हम आवाम के सामने किस मुंह से जाएं, आवाम की दुआएं किस तरह सुने, कि आवाम जब हम पे गालियां बकती है, जब हमें बुरा भला कहती है, तो आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है। इससे बेहतर इमरान खान से तो हुकूमत नहीं चली, तो वो चाहते हैं कि इमरान खान को उतार के वो कोई और सीट संभाल ले। तो इसमें 4 लोगों में कौन है वो? आप लोगों से पूछूं, सवाल पूछूं, 4 लोगों में कौन है वो 4 लोग? भाई उतारने से इसका हल हो जाएगा? नहीं होगा, इसका हल नहीं है। इसका हल है जब तक आपने कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में इनके अराकीन में ही मीटिंगें चल रही हैं, यही लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये लोग पॉलिसियां बना रहे हैं और डील बनाने के लिए जा रहे हैं, होना वाना कुछ नहीं, अपने आप को पेश कर रहे हैं डील के अंदर। अब आप बताएं कि कौन है वो 4 लोग, पीटीआई के लोग जो हैं 4? जी, हर इलेक्शन में आप देखें हर तरीके से किसी भी प्रॉब्लम के करोड़ों रुपए कोई किस तरह खर्च होता है, कौमी खजाने से होता है। ये इजी नहीं है। आप हुकूमत गिराना एक शर्त नहीं है, शर्त ये है कि आपकी हुकूमत है, आप काम आपने कितने किए हैं और कितने करने के आपके हैं पाइपलाइन में, ये सारी चीजें आप इसको तो फोकस नहीं कर रहे हैं। आए दिन रोजाना की आप प्रोग्राम आपके में या पाकिस्तान की जो मैं देख रहा होता हूँ उसमें सारी यही बात हो रही होती है, उसकी इतनी डील होगी, उसके अकाउंट में इतने पैसे, उसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, इसकी इतनी डील हो गई। बिल्कुल आपने सही कहा। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, इन लोगों 2 कॉलर आ रहे हैं, इनकी भी थोड़े मैसेज ले लूं, फिर आपसे बात करती हूँ, साथ रहें। जी जनाब, जी जी हाँ जी जी बात ये है कि ये नए ट्रक की बत्ती जो है जी, ये इस वजह से अपना उसके पीछे लोगों को लगाया गया है कि पिछले अपना कुछ दिनों में 3-4 ऐसे अहम वाकयात हुए हैं कि जिससे तवज्जो हटाने की कोशिश की है। मैं एक बार कहूंगा, 20 वक्त एक ही बताऊंगा। बात ये है कि जिस बंदे की घर में भी इज्जत ना रही हो तो हाथ गुजरने वाला भी उसको आते जाते जो है ना थप्पड़ लगा देता है। पाकिस्तान ने अपना कहा था जी कि हम अफगानिस्तान को माहरीन भेजेंगे, तो आज अफगानिस्तान की वजारत खारजा के मौलवी अब्दुल हकीम ने अपना खान साहब की जो बेइज्जत की और बेतौकीरी की उसका अंदाजा इससे लगा लें। तो उसने आज इंटरव्यू में कहा, कहता है ये कौन से प्रोफेशनल भेजेंगे, हमें पता है कि ये कितने प्रोफेशनल है, अगर इनके पास इतने प्रोफेशनल है तो अपनी हुकूमतों चला के दिखा दें। उसके बाद वो कहता है कि वो बंदा जो मुंतखब ना हो, जिसको ISI लेके आई हो, वो हमें क्या मशवरा देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो शख्स अपने अंदरूनी अपना दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो हमें आगे अपना जो हमारी क्या मदद देगा। तो इसके बाद ये है कि ये लोग जो तालिबान की फतह के शादियाने बजा रहे थे, अब वही तालिबान इनके गले पड़ गए। तो अब आप इनकी अपना पेशबंदी का या फोर्साइटिनस का अंदाजा लगा लें कि अपने खुद जो दुश्मनों को पहले दावत कर रहे थे अपने मुसल्लत होने पे, वही तालिबान जो है इनको आगे दिखा, अंदाजा लगा ले। चले बहुत सारे कॉलर आ गए, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं जरा सबको क्लियर कर दूं, फिर आ लेती हूँ आपको। जी हेलो जी समीना, मुझे भी आप 1 मिनट दीजिए। कहा गया कि ये सर्वे अगर आए हैं तो पहले भी तो सर्वे आते थे, तो उस वक्त क्यों ढोल पीटते थे? उस वक्त की जो हुकूमत होती थी वो क्यों ढोल पीटती थी? तो उनका भी मुंह बंद कर देते। सर्वे जो होता है वो सच्चाई होती है और उसको सामने लाया जाता है, जो अवाम बताती है वही होता है सर्वे में। अच्छा, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। देखें, मीडिया
मीडिया पे तो आपको कोई कारकर्दगी भी इमरान खान की जो है ना उस तरह से बयान नहीं की जाती। मीडिया तो आपको पता है कि किस तरीके से काम कर रहा है, तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। 12 साल के बाद पोस्ट ऑफिस खसारे से निकलकर प्रॉफिट में आ गया। यानी ये वो इदारा था जो साबका हुकूमतों के दौर में इस इदारे को करप्शन की नजर किया गया। 12 साल यानी इस इदारे में मैसिव तरीके से अपॉइंटमेंट हुई और खासतौर पे पीपी के दौर में तो बेहिसाब अपॉइंटमेंट किए गए। 2 अरब रुपए का सालाना खसारा कर रहा था ये इदारा, और अब ये जो है इसको डिजिटल फ्रेंचाइज के तरीके से चलाया जा रहा है और इसमें बेहतरी लाई जा रही है। आने वाले वक्त में और ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इन 3 सालों में इसने 15 अरब रुपए प्रॉफिट कमाया है, और ये आप इससे अंदाजा करें कि 94 दर्जे से इसकी बेहतरी आ गई है 62 पे। आलमी दर्जा बंदी में इसकी 94 से 62 पे आ गया। तो ये तो वाकई में मुराद सईद इसके लिए एक शाबाश के मुस्तहक है, और पीटीआई हुकूमत भी इसके लिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी एक कारकर्दगी है। जो इदारा 12 साल से लॉस में था वो प्रॉफिट में आ गया। और पीआईए की कारकर्दगी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब आपको ये सारी बातें आपको मीडिया पे नजर कहीं पे भी नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी कि वो बुग़्ज़ इमरान में जो है ना वो दफन ही होंगे, या तो वो सहाफी, क्योंकि वो इतने ज्यादा झूठ और पुलंदा जो उनके साथ चल रहा है ना, सलीम साफी जैसे लोग, या वो चिड़ी वाले बाबा या हामिद मीर, बेहिसाब लोग हैं, या मुफ्त में जो हजन भी बनी हुई थी, हज भी कराई थी, इस तरह के सहाफी जब होंगे मीडिया में तो वो कभी भी पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, वो तो नेगेटिव ही बात करेंगे। और हम नजर आता है वो तो मतलब कोई कारकर्दगी इमरान खान की पॉजिटिव हो वो आपको मीडिया पे नजर नहीं आएगी। वो ही लड़ाई बहस और हर तरह से डिग्रेड करेंगे इमरान खान की गवर्नमेंट को, ये सब चीजें आपको मीडिया पे जरूर नजर आएंगी। कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। अभी 40 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप इससे अंदाजा करें कि ये सब पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, तो इमरान खान पे इत्मीद है, इमरान खान की गवर्नमेंट पे इत्मीद है इन्वेस्टर्स का, तो बैरूनी इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमरान खान की कारकर्दगी किधर जा रही है और आने वाले वक्त में इमरान खान किधर लेके जाएगा इस मुल्क को। और फिर वो कहा गया कि अभी के सदारती निजाम होना चाहिए। भाई हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद होती है। कोई ये नहीं होता कि अगर इमरान खान उसमें भी अगर बेहतरी है तो मैं समझता हूँ वो निजाम भी आना चाहिए। उस पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, जिस चीज में पाकिस्तान के लिए बेहतरी है वो निजाम होना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। चले जी जनाब जी, हेलो जी जी देखिए अभी आपने कॉलर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा बेहतरी आ रही है, बहुत जबरदस्त चाले है। वो ठीक है, देखें वो अगर अरब की खैबर पख्तूनख्वा में है जी, जो ग्राउंड रियलिटी जो फैक्ट्स हैं उस पर भी थोड़ा एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो रही है, किस चीज के लिए पे काम होना चाहिए। आपने टीमें अपनी पॉलिसी भी ऐसी नहीं बनाई है जिसपे वो आप इदारों पे भेजते, बंदो अपने वजीरों को भेजते, किसी को अपने मतलब यूनियन काउंसिल के लिए यूसी पे इस लेवल पे, यानी ग्राउंड लेवल पे आप जाते ना, काम करते हुए आगे आते ना आप। कोई चीज स्टार्ट नहीं हो पा रही है। एक तो ये मेरी एक सोचने की मेरी समझ में नहीं आता है, कोई भी हुकूमत आती है अफगानिस्तान की पहले होती है, अरे भाई अफगानिस्तान का हमारा क्या लेना देना भाई, आप उनकी प्रॉब्लम है वो जाने, उनका काम जाने। कोई हुकूमत आती है अफगानिस्तान में ये हो रहा है, हमें चाहिए, हमारे नेबर है और ये मुल्क की हालात अपने खराब है, देख रहे हैं उनको। आप देखें खाने के लिए लोग वहाँ पे तरस रहे हैं, एक मुश्किल में परेशानी में लोग आए हुए हैं, लोगों के पास गैस नहीं है, बिजली नहीं है, हाल देख रहे हैं आप कितना बुरा है। एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बड़े आप तो अकड़ के आए बहुत ज्यादा। मैं अकड़ के? तो मैं तो ऐसे तो बात करता हूँ। नहीं, एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड होल्ड करें, जरा इनका लाइन ले लूं। होल्ड जी। जब मुझे जो है ना जी उल्टी सीधे बातें जब सुनता हूँ मैं पीटीआई माफिया के लोगों की, तो मुझे ये भी हो जाता है, वायरस भी लग जाता है, कोविड भी हो जाता है। मुझे डर है कि टैंकी वैंकी नहीं हो जाए कनाडा में, मुझे इस बात का डर है।
अच्छा जी, अभी लाहौर में बहुत हो रहा है डेंगू। नहीं, वो लगता है अब तो यहाँ पर भी डेंगू हो जाएगा। जिस तरीके से बातें सुन रहा हूँ ना मैं अभी, ये अपना जो है, जो थोक फरोश होते हैं, जो दाल मसूर, दाल अरहर और दाल चना बेच रहे हैं, उनके हिसाब में वो कह रहे हैं कि डाहाना पोस्ट ऑफिस जिसकी कोई औकात नहीं है, पोस्ट ऑफिस ने तो 15 अरब कमा कर दे दिया। वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त आप देखे तबसरा है, वाह भाई वाह। ठीक है, अच्छा अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के वैल्यू सबसे नीचे कर दी। ये क्या चीज है? ये तो क्या बात है जी इमरान खान की, क्या बात है नियाज़ी की, क्या बात है यूथियों की, क्या बात है पीटीआई माफिया की कि पासपोर्ट को ऐसा कर दिया जो आपका जो है उसी टुकड़े वाला भी जो ना वो कभी लेगा नहीं। ये वो भी नहीं लेगा, उसको बेटे वो भी नहीं लेगा। ये हाल कर दिया इस बेगैरत इंसान ने। और दूसरा ये कि मईशत दुनिया में पाकिस्तान की, नया पाकिस्तान की रियासत मदीना की, ठीक है, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गई है। सबसे महंगा तरीन जो दुनिया का जो है वो हमारा नया पाकिस्तान है, रियासत मदीना है। तो भाई इसका क्रेडिट भी तो इमरान खान नियाज़ी को देना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट की वैल्यू कम से कम होकर दुनिया में नीचे चला गया, सबसे नीचे चला गया। अच्छा एक बात सुने कि आप एक बात सुने, अच्छा एक बात सुने जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर क्यों नहीं बात होती आपकी? हमेशा आप कॉलर पे आके स्टार्ट करते हैं। उसी पे तो बात कर रहा हूँ ना मैं, उसी पे तो बात कर रहा हूँ। बात ये है समीना जी, यहाँ आकर बताए ना डील किसके, हमने तो डील की बात की है कि 4 लोग जा रहे हैं, वो हुकूमत अपोजिशन पे बात आ रही है। देखिए जी डील अब क्या होगी, वजह ये कि ये एक कौन वजीर आजम बनेगा बताएं, नून लीग में से कौन आएगा वजीर आजम? हजरत मौलाना फजल रहमान रहमतुल्लाह अलैह आप जो है वो वजीर आजम बनने वाले हैं। आप मैं बताऊं, ओहो आपने तो उनका तो नाम ही नहीं है, वो तो डील पे गए ही नहीं, आपने बता दिया मौलाना फजलुर रहमान का नाम ले दिया। जी जी जनाब। ये देखिए बेरंग की रागनी जी, कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई सर है ना पैर है। एक अफगानिस्तान चले गए, एक वो तालिबान चले गए और ये कहानी सुना रहे हैं। इनका तो पता ही नहीं सर है या पैर कहाँ है। तो बात ये है कि भाई कंस्ट्रक्टिव हमें बात करनी चाहिए। कोई काम में इमरान खान नहीं कह रहा, हमें उस मौजू पे बात करनी चाहिए कि यार इसे सही करनी चाहिए, महंगाई रोकनी चाहिए, ये जो भी इशू है। और बात ये है कि कॉलर आते हो कारकर्दगी के तस्वीर पढ़ते हैं, लेकिन कभी सिंध का नाम नहीं लेते जहाँ भुट्टो जिंदा है कारकर्दगी बगैर। आप एक बात सुने, सिंध पे तो कितनी बात कर ली, फ्राइडे को सिंध पे ही बात करके गई थी मैं। बात हो रही है, पाकिस्तान में सिंध नहीं है, हम क्यों नहीं बात करें? बात की तो आप लोगों ने, तो जब तो आपने कोई बात ही नहीं की सिंध के ऊपर, जब बात करने आए थे हम। मैंने तो की थी, मैंने तो कहा था कि भुट्टो जिंदा है, पत्थर फेंका था तो सारे आगे के भुट्टो लीडर है, गीदड़ है, पता नहीं क्या। मैंने कहा मैं नहीं मानता जी, टुकड़े की है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं और जिसने सिंध को तबाह किया है। कुत्ते काट रहे वैक्सीन नहीं है, तो मैंने ही तो कहा था। अगर वाकई लीडर होता तो लीडर के बच्चे इस सिंध को चला रहे होते खुशहाली से। सबसे खतरनाक काम हुआ 8वीं तरमीम, पूरे पैसे इनको मिलते हैं, लेकिन ये पैसे कहाँ जाते हैं ना? हॉस्पिटल तबाह हो रहे हैं, तालीमी इदारे तबाह हो रहे हैं, स्टील मिल तबाह हो गया, PIA का क्या असर किया? ये भुट्टो जिंदा है। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी जी जी, हमें तो पता नहीं कि अफगानिस्तान कहाँ से आ गया है। पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का क्या मुकाबला है? हम तो जो हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है ना नेक्स्ट डोर, उसकी आंख में आंख पा के देखते हैं। उसकी जरूरत नहीं कि हमारी तरफ देख भी जाए कि ये अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। बाकी रही पासपोर्ट की बात, सबसे ज्यादा पीसी कनाडा में आए हुए हैं पीसी करके उसी पासपोर्ट पे। जरा वो भी ख्याल रखा करो कि लोग कैसे आए हैं यहाँ पे। शायद हो सकता है उनमें से एक तुम भी हो पीसी करके उसी पासपोर्ट पे, ग्रीन पासपोर्ट को जिसको गालियां देते हो, उसने आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाया है। बाद में आके सिटीजन के शेप ले ली थी, हम तो कनेडियन सिटीजन बन गए। सही कहा, उसी पासपोर्ट पे आए हुए हो। सही। और पीसी करके आए हुए हो 30 to 40%, और उसी पासपोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं बैठकर। मैं कहता हूँ जनाब इनके पास रीजनल वीजा किसी के पास भी नहीं है। 30 to 40% पीपल इन कनाडा, स्पेशली पाकिस्तानी पीपल। तो सुबह सिंध के जो अपने आप को क्लेम करते हैं हम पढ़े लिखे हैं, वो इसी करके आए हैं ये सारे। सही जी। हेलो हाँ जी बोले जी। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ लियाकत भाई को, एक वो मेरे साथ एक पाकिस्तान से कॉलर है, उनकी बात सुन ले फिर भी। जी मैं
कि मैं आप पाकिस्तान के पासपोर्ट पे नहीं आए। पासपोर्ट में हर एक कचरे पासपोर्ट पे नहीं आया हूँ, ठीक है जी। ये मैं के चले गए, मैं लियाकत भाई को बता रहा था, ठीक है। बलोच कहाँ रहता है उनको सब पता है, कौन सा पासपोर्ट है कि सब पता है उनको भी, ठीक है। तो बात ये है कि इस पासपोर्ट को अब कोई एक्सेप्ट नहीं करता, नीचे चला गया तो चला गया, बस मेरा यही पैगाम है लियाकत भाई को। जी बोले जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। हाँ जी मैम, मैंने आप लोग पाकिस्तान से मेरे साथ बात करें, आप भी सुने जी, बोले। हाँ जी, मेरे एक सवाल का तो जवाब तो मुझे मिला नहीं है। अब बात रही है कि सिंध की बात है, तो सिंध में जो है ना भुट्टो जिंदा है, तो भुट्टो ने एक ऐसा काम कर दिया है वो करीब मार्केट में आने वाला है कि उन्होंने एक वैक्सीन तैयार की है कुत्तों के लिए और सांप काटने के लिए, ठीक है। और करीब वो मार्केट में आने वाली है और पूरे पाकिस्तान में उसकी सप्लाई होगी। ये तो भुट्टो ने अपना कारनामा अंजाम दे दिया है। आपने जो खैबर पख्तूनख्वा में 8 साल किया, आप भी वो कारनामा बता दें हमें आगे कि आपने भी कुछ किया वहां पे। तो आगे आपको एक मौलवी जो मदरसे का मौलवी है उसने आपको मुंह लाल कर दिया वहां पे आके। वहां पे तो किसी सियासी बंदे नहीं, वो तो एक मौलवी था मदरसे का, अब जिसको बार बार पता नहीं क्या क्या अल्फाज से नवाजते हैं, उसने आपका मुंह लाल कर दिया वहां पे आपके पास कुछ था ही नहीं, आपने वहां पे अवाम को कुछ दिया ही नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, जिसकी वजह से आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब तो एक नई बात भी निकल आई है कि खान साहब रात को भेस बदल कर गलियों में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इनके वजीर बता रहे थे, हाँ चक्कर लगाती हैं, देखती हैं कि कोई बंदा जो है उसने रज के रोटी तो नहीं खाई हुई, ठीक है ना, वो चेक करते हैं आगे, ठीक है। क्योंकि आवाम भूखी सो रही है, खाने को कुछ है नहीं है, ठीक है। सारी आवाम सड़कों पे खड़ी कर दी उसने, खुद भिखारी था, भिखारियों की तरह सबको लाइनों में लगा दिया, ठीक है। खुद चंदा इकट्ठा करता था, सबको चंदे पे लगा दिया। हाँ तरक्की तो हो रही है, इससे बढ़कर और क्या? यानी कि आप कहें तरक्की हो रही है, डोनेशन ज्यादा ले जा रही है। हाँ जी, वो चंदा ज्यादा जमा किया जा रहा है, भिखारी ज्यादा बढ़ गए। अब हर शहर में जाके देखे कोई ना कोई कटोरा उठा के बेचारा फिर रहा है, उसका ठेला जो था वो ठेला बिक गया, इस महंगाई ने उसका ठेला बेच दिया। अब ऐसा ही होगा ना फिर। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो ज़कात और खैरात देते थे, अब वो लोग खुद ज़कात और खैरात लेने के लिए काबिल बन गए, वो खुद मांगते हैं। सफेद पोशों का बहुत बुरा हाल है जी। मैम असल में मसला पता क्या है जी, जब ये खान साहब आए थे ना, इन्होंने आकर जो मत्था लगाया ना, कहते थे कि मैंने किसी को छोड़ना नहीं है, वो इनका फिक्रा इनके खुद गले पड़ गया। आपने जब माफिया को आके इतना तंग किया है, अगर माफिया के साथ आप डील शील करके या उनको किसी तरीके के साथ पकड़ते, आपने आगे शुरू से कह दिया पकड़ा एक नहीं आपने, लेकिन आपने उन सब एहतसाब एक का नहीं है, पकड़ा एक को भी नहीं, मगर सिर्फ शोर मचाया गया बहुत ज्यादा इस हुकूमत में। हाँ जी, उस शोर ने गरीब आदमी की चीखें निकलवा दी, सीधी सी बात है, ठीक है। मसला ये है कि हम इनसे ज्यादा सवाल नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि जो आपके खान साहब ने वादे किए थे ना, ठीक है, उस वक्त तो पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था, और अब जब आपके खान साहब ने 3 साल या 4 साल के करीब गुजार दिए, तो अब पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है? इस बात का हमें जवाब दे दें, हम इनसे माजरत कर लेंगे जो इनके बारे में बातें करते हैं। इनके पास जवाब ही नहीं है, वही जवाब मैं सुबह से मांग रहा हूँ। मैंने कहा वो जवाब दे दे मुझे आप कि आपके खान साहब के दौर में जब वो कंटेनर पे खड़े होते थे तो 4 रुपए यूनिट बिल था, ठीक है, तो वो आपको महंगा लगता था, आपके खान को भी महंगा लगता था। अब 45 रुपए हो गया फ्यूल एडजस्टमेंट डाल के, तो अब क्यों आपको महंगा नहीं लग रहा? ठीक है, उस वक्त हर चीज मिल रही थी और रेट भी कम था, लेकिन अब कोई चीज मिल भी नहीं रही और रेट भी बढ़ गया है। हैरानगी वाली तो बात ये है कि एक चीज आप जो है आपके पास पड़ी हुई है और उसका रेट भी बढ़ रहा है, एक चीज आपके पास है भी नहीं है और उसका रेट बढ़ रहा है। समझने वाली तो बात ये है, इसका जवाब इनके पास अगर है तो आके दे दे, चले, क्योंकि आज तो मेरे पास साहब भी नहीं है, मैं अकेला ही लड़ रहा हूँ। आए हैं, बोले आप, मैं अकेला ही बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह पाकिस्तान से आके करे बात मेरे साथ। चले ठीक है जी, बहुत सारे लोग आ गए आपसे बात करने के लिए। जी जी जनाब बोले, 30 सेकंड का मैसेज दें, फिर मैं और कॉलर के लिए। पाकिस्तानी कॉलर से ये कहना है 30 सेकंड में, भाई जलसा 2023 में शुरू होगा, इन्होंने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है जलसे की। थैंक यू सो मच। चले, यही कहने आए थे, सिर्फ जलसा 2030 में शुरू होगा, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी। आप क्या कहेंगे? जी अच्छा जी 30 सेकंड का मैसेज दे दें, फिर उसके बाद क्लियर करके फिर आपका मेरा चैनल पहला चैनल है कनाडा में जिससे पूरे 2.5 घंटे दी सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है। आपने पूरा मौका दिया सबको ना कि आप सिंध की हुसैन हुकूमत बोले, ठीक है, और लोग आकर बोले। और अभी भी 8वीं क्लास पास जो है बंदा, वो आकर वही पुरानी बात रिपीट कर रहा है बार बार, जो उस पूरे पहले प्रोग्राम में किया था, सिंध के प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी ने ये किया फला क्या ये क्या। बात ये समीना जी कि आप ये देखें कि बोलने वाला कौन है उसके अंदर शहबाज गिल, ठीक है, जिसकी कोई औकात नहीं है। बोलने वाला कौन है उसके अंदर? फवाद चौधरी टप्पू है,
ये कोई औकात नहीं है, बाहर से आया मुशर्रफ के बाकियात में शामिल है, ठीक है, शहबाज गिल वो भी अमेरिका से आया है, ठीक है, उसको पाकिस्तान की सियासत का नहीं पता। फिर ये कौन है आपका दिल्ली, ठीक है, शेख रशीद, ठीक है, वो आकर बोलता है। तो भाई इन तीनों के औकात क्या है? इन तीनों के औकात तो ये है कि जब ये खड़े होते हैं तो ये हार जाते हैं, इनके औकात तो ये है। तो बात ये है कि ये लोग जो रियलिटी है ना, अवाम जानती है रियलिटी क्या है असल में, इस नाम है हर माफिया की। मगर आप कह रहे हैं कि अवाम जानती है, तो फिर अवाम इनको वोट क्यों देती है? क्यों इनके आते हैं, सीटों पे खड़े होते हैं, बैठते हैं हमेशा से? सुनाइए जी। तो फिर अवाम क्यों उनको सिलेक्ट करती है? सवाल ये पैदा होता है, क्यों आते हैं ये इतनी बड़ी बड़ी सीटों में बैठते हैं आने के बाद? जी असल में बदनसीबी पाकिस्तान के अवाम की ये है कि अवाम नहीं लेकर आती है, लेकर आते हैं ये फौजी झंडे लेकर आते संजना जी। और जितनी जो सपोर्ट इस माफिया को रही है, पीटीआई माफिया को रही है, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में या दुनिया की सियासत में किसी भी माफिया को जो है एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये बदबख्त माफिया है और ये बदबख्त पाकिस्तान है और ये बदबख्त अवाम है कि जिसने इस माफिया को सपोर्ट किया। चले, आप तो अपने हमेशा कहा कि बस लफ्जों के चुनाव सही से अदा करें, नहीं करते अदा, हमेशा बस पता नहीं क्या क्या मुल्क के बारे में बोलते रहते हैं। जी हेलो जी। नहीं वो देखें, वो तो छोड़ें, वो तो उनके अपने को है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो देखो, जो प्रॉब्लम है उस पर काम कर लेना भाई। पीटीआई वाले ये नहीं समझ में नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो बात से बात क्या हो रही होती है, क्या सिचुएशन बनी हुई है, नाजुक हालात हैं, बिल्कुल नाजुक हालात है, बहुत नाजुक हालात है, उस पर कोई बात करना चाहता ही नहीं है, समझ रहे हैं? मैं देख लें आप ये बात, कोई शक नहीं है। आप जब तक काम नहीं करेंगे अब मैं कल जो है ना आप लोगों से यही बात करूंगी टॉपिक के ऊपर के अलावा कि आप लोग बताएं कि आपके अपने अजीजों अकारीब रहते हैं, सब रहते हैं, आपको वहां के पाकिस्तान के हालात पता होंगे, आप हुकूमत की तो बड़ी आके फिगर बताते हैं, तारीफें करते हैं, आपके अपने जो रहते हैं, जो आपके अपने प्यारे रहते हैं, हर किसी का पूरा खानदान तो यहाँ नहीं रह रहा, बाद हुआ अब कनाडा या यूएसए में बहुत सारों के लोग रहते हैं मिलने जुलने वाले, वो खुद आ गए 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, 30 साल से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, अगर उनके अपने अजीजों अकारीब तो रहते हैं ना, तो वो तो आपको वहाँ के हालात बताते होंगे, तो जरूर आके उस बात पे जरूर बात कीजिएगा, हालात पे। कल एक चीज ये है, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आके ये बता दें कि भाई देखें हमें जी ये चीज हमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूरे वुज़रा लगे हुए हैं, कोई उसका कोई नतीजा अब आप देखिए ना, उनके वुज़रा जो उनके कारकुन हैं, अराकीन हैं, वो तो आके बस मीडिया पे आते हैं, उछल के बस एक इशू पकड़ लेते हैं, उस पर बात शुरू कर देते हैं, फिर पेपर मुस्लिम नून लीग की अराकीन आ जाते हैं, वो अपना बात करते हैं, वो एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बस यही चीजें चल रही है मुसलसल, और बेचारी जो गरीब अवाम है वो पीछे चली जा रही है, उसके लिए तो कोई नहीं सोचता। जो है पीपल्स पार्टी को तो साफ कह देगा इमरान खान कहीं नहीं जाएगा जी, वो तो साफ नजर आ रहा है ना आपको, इमरान खान कहाँ चला जाएगा, देख रहे हैं अभी, जब तक देखे ना आप, मिनी बजट जब आ रहा था आपके सामने की बात ही लोग कह रहे थे, अपोजिशन कितना शोर मचाई थी कि नहीं पास कराएंगे, नहीं पास कराएंगे, पास करा दिया। अब क्या रीजन था, क्या वजह थी कि वो खामोश हो गए, उनके अराकीन ही नहीं पहुंचे वहां पर, मेंबर्स ही नहीं पहुंचे थे, और जबकि इनके भी 14 मेंबर्स नहीं पहुंचे थे, पीटीआई इतनी ज्यादा अक्सरियत से नहीं मेंबर्स आए थे, पर पास हो गया बजट। पहले भी कितने बिल्स आए और सारे पास हो गए, तो आखिर ये कहानी क्या चल रही है, ये देखिए अंदर खाने बातें क्या कह रहा हूँ कि अवाम बेचारी फिर से आती है इस चक्रों में कि एक नया चीफ कैंडिडेट को लेके आया कि भाई इस बार इसको हम वोट देके हम ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो ट्राई करना ही एक उनके लिए एक वो बन गया, एक मुसीबतों में पड़ गए लोग। और हकीकतन ये है, चाहे वो मतलब आप एक हकीकत बयान कर रहे हैं ना कि बाकी में आवाम परेशान है, आप ये नहीं बता रहे कि पीआईए कहाँ थी और ये कहाँ था, वो कहाँ था, पेपरों में नहीं बता रहे ग्रोथ कहाँ बढ़ रही है, कहाँ खत्म हो रही है ग्रोथ, आप ये चीजें नहीं मेंशन कर रहे। आप एक गरीब आवाम की आवाज बने और गरीब आवाम के लिए बोलना चाहते हैं कि क्या चीज है, ना आप नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ना वजीर आजम इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, एक हकीकत बयान कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने जब तबसरा करना है या आपने को राय देनी है तो वो बात है जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उस पर बात कर ले। अगर अभी मैं ये कह दूं कि पीपल्स पार्टी के शहबान मरानी ने पीआईए का पट्टा बिठाया, पीआईए का पट्टा खाकान अब्बासी ने बिठा दिया, पट्टा बिठाया, तो अगर मैं ये कहना शुरू करूं तो नून के भी आएंगे, इधर पीपी के भी आएंगे। अरे भाई देखें, एक्सेस एम्प्लॉयज आपने जब हायर कर लिए, उसको चाहिए थे 4000, आपने भर दिए 10,000, तो कहाँ से फायदा होगा?
फ्लाइट की कैलकुलेशन, इसके सारा सैलरी, ये सब कुछ जो होता है ना, फैक्ट है ना बीच में। लेकिन इस चीज को छोड़ दें, अब दादी भाई उन्हें भी नौकरियां चाहिए थी, उन्होंने सियासी बेस पे ले ली नौकरियां। अब ये चीज पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत हमारे लिए क्या कर रहे हैं। चले मैं सबके मैसेज ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ साथी जी। हेलो जी 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 बोले। सुना था कि बचपन में अगर किसी के दिमाग पे या चोट लग जाए, दोस्तों का जो बातें कर रहा हो तो बड़ा भी हो जाए तो फिर वही बातें अपना बड़े होके भी करता है। रोजाना वैक्सीन की बातें होती हैं जी। आज मैं जरा क्लैरिफाई कर, पाकिस्तान में वैक्सीन दरामद करने का इख्तियार जो है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत को है। केंद्र गवर्नमेंट कहती है हमने जो है कितने अरसे से हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दिए हुए हैं कि ये हमें इम्पोर्ट करके दें, वो उन्हें इम्पोर्ट करके नहीं दे रही। तो वैक्सीन जो है वो मेरे ख्याल में खान साहब जो है रोजाना खुद एक कप पी लेते हैं, इसलिए सिंध गवर्नमेंट को नहीं देते। दूसरी बात हो रही जी बेवकूफी रागनी रह के बीच में पोस्ट ऑफिस आ गया। अब जरा मैं पोस्ट ऑफिस वालों की भी तसल्ली करता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा ये अपना अगर किसी ने कंफर्म करना है तो transparency.org.pk के ऊपर जाएं और ये इसकी तसल्ली कर रहे हैं। उसकी हेडिंग है TIP evaluation of 118 billion contract पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस विद प्राइवेट बैंक, कि वो अपना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये मुतालबा किया है कि हबीब बैंक और पोस्ट ऑफिस के दरमियान 118 अरब रुपए का जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें 1.20 अरब रुपए जो है वो किक टैक्स दी गई है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसके ऊपर इदाद शुमार के अलावा उनको एविडेंसेस भी दी हैं कि ये कहाँ से इन्होंने जो है डाका मारा है। तो ये डाका मारने को जो है ये अपना कारनामा बताते हैं। तो इसलिए वो जितनी मर्जी फिक्रें काट के ले आए, उसके बाद जो है बताया गया जी कि 15 अरब जो है वो उन्होंने अपना किया बिजनेस किया। नवाज शरीफ के आखिरी दौर में उन्होंने 14 अरब का बिजनेस किया था। उस वक्त डॉलर जो है 100 रुपए का था, अब डॉलर 180 रुपए का है। अगर वो डिवैल्यूएशन को लगाएं तो नवाज शरीफ के दौर का आधे भी रेवेन्यू नहीं आपके लिए है। तो इसलिए बेमकसद और बेरब्त बातें करने का कोई फायदा नहीं है, और वो फिगर देना जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकें वो आपकी पोजीशन को ज्यादा मजीद खराब करता है। अच्छा, मैं दूसरी बात जो है वो शेयर करने लगा था ये कि इन्होंने ये बात क्यों छुपाई। एक और खबर जो है बड़ी अपना उसके ऊपर मीडिया पे पाकिस्तान में छुपाई जा रही है कि भाई ये कुछ दिन पहले उन्होंने अपना शोर मिटाया था कि बरतानिया के साथ मुजरमों के तबादला का अपना हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन बाद ही अपना वो खामोशी छा गई। वो इसलिए खामोशी छा गई कि अपना हॉलैंड में एक ब्लॉगर मुकीम है, वकास गुराया उसका नाम है, उसको हलाक करने के लिए लंदन से एक बंदा गया गोर, तो उसको अपना वहां पे पकड़ा गया और फिर बाद में जो है वो बरतानिया में चला गया। बरतानिया में उसके ऊपर केस चल रहा है, उसको कत्ल के इल्जाम है। उसने वहां पे कहा जी कि मुझे 1 लाख पाउंड जो है वो अदा करने का अपना मुआहदा किया गया था, और ये मुआहदा मेरे साथ जो है जिस बंदे ने किया उसको जो तफसीलात दी गई कि ये पाकिस्तान की एजेंसीज ने उसको 1 लाख पाउंड देने थे। तो अब वो ये है कि अब वो मुजर्म का मुआहदा अपना तबादले का मुआहदा कर लें, तो अगर आप नवाज शरीफ को मांगते हैं तो आप अंदाजा लगा लें कि जब ये केस चलेगा तो बरतानिया वाले किस मुजरम को मांगेंगे, इंटेलिजेंस के हेड को फिर मांगेंगे जी। तो ये दूसरी खबर थी जिसको छुपाने के लिए जो है ये सारा डील का शोर डाला गया। अभी मैं आऊंगा और आपको तीसरी खबर ही बताऊंगा। चले जी जनाब जी। हेलो जी जी। अच्छा जी। मैं ये देखता हूँ जल्दी इमरान खान की कोई कारकर्दगी बताई जाती है ना, वो फौरन नवाज शरीफ को ले आते हैं कि वो प्रॉफिट कर रहा था। वो पागल हैं जो पूरा डेटा दिया हुआ है कि 2 अरब सालाना लॉस कर रहा था पिछले 12 साल से। अच्छा, मैं समझना मुझे आप 1-2 मिनट दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, सारे नाज़रीन के आपके सुनने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करने वाला हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान के जो कार्टेल हैं वो स्टे लेते हैं। 250 अरब रुपया फंसा हुआ है और इन कार्टेल के साथ अदलिया मिली हुई है। यानी आप ये अंदाजा करें कि ये जब 250 अरब की हम बात करते हैं, हम 1 अरब डॉलर के लिए कितना परेशान है इस वक्त IMF के लिए। यानी वो भी अगर 1 अरब डॉलर बने तो 1 अरब 175 या 180 अरब रुपए बनेंगे। तो यहाँ 250 अरब रुपए फंसे हुए हैं। और क्या होता है कि पाकिस्तान के जो रेगुलेटर हैं उनके अगेंस्ट
स्टे दे देती है अदलिया। अब चीनी जो माफिया है उसके ऊपर 40 अरब रुपए का टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने। क्या हुआ, स्टे ले लिया, फिर स्टे, तो वो पैसा भी कहाँ गया, वो थी। अब मैं आपको जो फिगर देने वाला हूँ, ये रेगुलेटर के ऊपर 900 केसेस हैं, कितने 900 केसेस हैं, और 250 अरब रुपए पाकिस्तान की आवाम के फंसे हुए हैं। और अदलिया जो है उस पे स्टे तो ऐसे मिलता है पाकिस्तान के अंदर जैसे कि लूट सेल मची हुई है। मतलब कोई किसी को भी कोई परेशानी हो, फौरन जाते हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं इनके पास, कोई मसला नहीं है, जाके स्टे ले लेते हैं। अब ये आप अंदाजा करें कि जब पाकिस्तानी अवाम के 250 अरब रुपए जहां फंसे हुए हों, तो कितना बड़ा ये जी। तो इसके पीछे अदलिया और ये जो कार्टेल हैं ये मिले हुए हैं, और ये सारे अवाम के ही पैसे हैं। ये मुख्तलिफ शोबों में जहां जहां से भी अवाम पैसा मिल सकता है अवाम के लिए, वो सब जगह पे 900 केसेस, थोड़े केसेस नहीं है। आप इससे अंदाजा कर लें कि ये पाकिस्तान की अदलिया कहाँ ले जा रही है पाकिस्तान को। कितनी ये आप बदकिस्मती है कि 250 अरब, यानी हम 1 अरब डॉलर के पीछे नाक रगड़ रहे हैं हम IMF के लिए, और यहाँ 250 अरब फंसे हुए। ठीक, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर हैं, मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक के बाद, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, अगर आप लोग को इतराज ना हो तो ब्रेक के बाद आके आप लोग की कॉलें लेती हूँ, कंटिन्यू यहीं से करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम टकरार। हमारे साथ एक पाकिस्तान से कॉलर है। जी हेलो जी, एक और कॉलर आए थे, उन्होंने ब्रेक के टाइम आए थे, उन्होंने कहा था मुझे कॉल पाकिस्तान से आए थे, कहते प्लीज मुझे यार कीजिएगा, तो वो होल्ड पे नहीं रहे। अब मेरे साथ एक कॉलर है। जी बोले जी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मैम, अगर आपके कंट्रोल में, अभी एक भाई बात कर रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कर रहे थे, कहते हैं कि जी अदलिया कंट्रोल में नहीं है, वो बड़े लोग कंट्रोल में नहीं है, माफिया कंट्रोल में नहीं है, वो सारे उनके साथ मिले हुए हैं अपोजिशन के साथ। तो भाई फिर आप किस चीज की हुकूमत कर रहे हैं? आप वजीर आजम क्यों बन के बैठे हुए हैं? जब अगर आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपकी कोई बात नहीं मान रहा, ठीक है, अदारे आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप डिमी है, आप एक टिश्यू की तरह है, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है और बाद में आपको साइड पे कर दिया जाएगा। जब आपके कंट्रोल में, आपके प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में कोई चीज नहीं है, आप किसी से पैसे नहीं निकलवा सकते, आप माफिया से वो जो सस्ते दामों चीजें नहीं ले सकते, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी हुकूमत फेल हो चुकी है। आप सादे लफ्जों में क्यों नहीं कहते? आप आगे घुमा फिरा के जो बात करते हैं, कभी इधर से इल्जाम लगा, कभी उधर से इल्जाम लगा, तो भाई बात सीधी करो कि हमारे से हुकूमत नहीं हो रही। हमने जो है वो नहले पे दहले जो पकड़े हुए थे, साथ मिलाए हुए थे, वो तो खाने वाले थे, वो तो गलत मशवरे देने वाले थे, उन्होंने खान को और उल्टा मरवा दिया। बात ये है। और दूसरी बात, डील की बात हो रही है। डील का मतलब ये है कि अगर जो ये बड़ी है अपोजिशन होगी, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, ये आरजी स्टेटस का किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि इनका अपना नाम है, ठीक है। इनको डील करने की क्या जरूरत है? इनकी तो मिन्नतें होगी कि आप आए हुकूमत को, मुल्क को संभालें, आप संभाला दें, आप माफिया को कंट्रोल करें, आप मुल्क को चलाएं। वो लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन होने दें, इलेक्शन हो गए ताकि अच्छे तरीके से पता चलेगा कि अवाम किसके साथ है, अवाम किसका नाम ले रही है, किनके दिलों, अवाम के दिलों में कौन है। मकसद यही है कि अगर आप सीधी बात करें कि माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे, आप अदलिया जो है वो भी आपका साथ नहीं दे रही, क्योंकि आप झूठे हैं, आप खुद चोर हैं, ठीक है, आपके साथ चोर बैठे हुए हैं, आप उनको सजा नहीं दे रहे, उनके खिलाफ आप केस नहीं कर रहे, आप दूसरों के खिलाफ केस कर रहे हैं, मुखालिफ के खिलाफ। आप अपने आप के साथ बैठे हुए हैं। रिंग रोड में जो इतने चोर निकले हैं, दवाइयों में जो चोर निकले हैं, आप उनको सजाएं नहीं मिली है, साहब किसी का नहीं। आपका कहने का मकसद ये कि अदलिया क्या जब आपके साथ, मकसद यही है कि अगर सीधी बात करके आप हमें बता दें कि आपका वजीर आजम फेल हो चुका है, तो हम वो तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि हम सादा लोग हैं। घुमा फिरा के बात हमें ना करनी आती ना हम सुनते हैं आपकी। सीधी बात करें आगे कि आपसे हुकूमत नहीं हुई, आप नाकाम हो चुके हैं, तो भाई खुदा के लिए आप जाएं, बस आपसे यही अर्ज है। आप जवाब तो दे नहीं सकते किसी बात का। सही है जी। हेलो जी, जी हेलो जी। अभी साहब की मैंने बड़ी गुफ्तगू सुनी, वो जो हेल्थ कार्ड का अलम उठाए हुए हैं कि जी 250 अरब रुपया माफिया खा गई और स्टे ले लेते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसमें PTI ने कितनी दफा स्टे लिया?
अगर आप स्टे की तादाद करें तो वो माफिया ने तो कोई भी स्टे नहीं लिया है। भाई आप मोरल बुलंदी पे खड़े ही नहीं हो सकते अगर आप खुद वो काम करें और दूसरों को कहें कि तुम ना करो। आप सिर्फ जो है जो हेल्थ कार्ड वाले भाई हैं, आप जाएं और देखें कि फॉरेन फंडिंग केस जी कितनी जो पीटीआई ने स्टे लिया है, इतनी यानी कि रकीकुल कभी बातें ना किया करें, आंखों में आंसू निकल आते हैं इतने नेक और शरीफ लोगों की बातें सुन के। शुक्रिया। नेक और शरीफ लोगों की बातें सुन के आंसू निकल आते हैं। जी हेलो जी। जी मैं भाई वो पाकिस्तान वाले भाई से कह रहा हूँ कि आज बीबी मरियम की तरीक थी कोर्ट में, तो जो उनके अटर्नी वहां नहीं आए तो वो नहीं आए तो आगे केस नहीं चल सकता, आखिरी डेट पड़ गई। मियां शहबाज शरीफ को नैब वाले पकड़ने जाते हैं तो 1 घंटा पहले उनको मियां शहबाज शरीफ को पता चल जाता है कि नैब आ रही है, वो वहां से भाग जाते हैं। ये इन्होंने सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया हुआ है 30-35 साल में कि लोग इनके मुकाबले पे खड़ा नहीं हो सकता। बाकी रही फैसल भाई की बात, फैसल भाई नथिंग पर्सनली, वी जस्ट ट्राई टू मेक अ पॉइंट। और आले हजरत बहुत सफाई कर रहे हैं आजकल पेशावर में, सुबह सुबह उठते हैं और वो झाड़ू लगाते हैं, वो मेयर है वहां के। अब बाकी रहे ये फॉरेन फंडिंग वाली बात, भाई क्या बात करते हैं फॉरेन फंडिंग से? मियां साहब ने तो उसामा बिन लादेन से पैसे लिए हुए हैं। अगर उसने किसी इंडिया से पैसे ले लिए हैं तो वो ये भी कह सकता है कि नहीं जी वो मुझे हॉस्पिटल के लिए दिए थे। मियां साहब ने तो उसामा बिन लादेन से फंड लिया हुआ है, उसको कैसे आप कहें ये नहीं हो सकता? बाय। जी जनाब। जी रोना तो मुकद्दर में लिखा गया है इनके, तो मैं जो कहता हूँ ना आंसू बचा के रखें, हर दिन रोना पड़ता है इनको और अभी बहुत रोना पड़ेगा आगे। आंसू एक साथ नहीं निकाला करें, मैं हमेशा कहता हूँ ये आगे काम आएंगे, क्योंकि हर कदम पे आगे आपके लिए रोना ही लिख दिया अल्लाह ताला ने। आपके मुकद्दर में ही जब रोना है, क्योंकि आपका जब लीडर ही भाग गया तो आप फिर क्या किस बात के लिए आप मतलब किसके लिए फाइट कर रहे हैं? जब आपका लीडर ही भगौड़ा हो, मुल्क से भागा हुआ हो, 3 दफा का वजीर आजम हो के भी अवाम की खिदमत ना कर सके और भाग जाए, तो फिर आपके लिए तो आंसू निकालना जायज बनता है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ अदलिया, हाँ जस्टिस कयूम टाइप की अदलिया इमरान खान को मिल जाए ना तो यकीन करें ये एक भी नवाज शरीफ का कोई और ये सारे जेलों में पड़े होते, लेकिन बदकिस्मती है जस्टिस कयूम जैसे लोग अब इमरान खान के पास नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो आजादी पे यकीन रखता है और चाहता है कि वहीं से फैसले हों, वरना तो ये कोई शरीफ खानदान का कोई एक बंदा भी बाहर नजर नहीं आता, तो वो अपनी मर्जी से फिर तो चला रहा होता अदलिया को, तो अदलिया तो आजाद है इमरान खान। तो इसलिए ये कहना, आप इससे अंदाजा कर लें 8 महीने शहबाज शरीफ का केस जिस अदालत में चलता रहा, वहां पे पता चला कि वहां पे वो केस ही नहीं बनता था। अदलिया ने कहा यहाँ तो आपका केस ही नहीं हो। जी वो बादशाही को केस दे दिया, यानी 8 महीने आपने अवाम के जाया किए और उसके बाद कहा कि ये केस यहाँ हो ही नहीं सकता था। आप मतलब जस्टिस सिस्टम का हाल देख लें ना। मतलब इमरान खान के, अगर वो भी पाकिस्तान से साहब कह रहे थे कि इमरान खान के हाथ में अदलिया नहीं है, उन्हें शायद इतना भी नहीं मालूम, तो बहस किस बात की कर रहे होते हैं। अगर ये जस्टिस सिस्टम इमरान खान के हाथ में हो तो फिर मजाल है कि कोई निकल जाए। अदलिया इमरान खान के हाथ में नहीं है, इमरान खान के नीचे नहीं है, इमरान खान के हुक्म से नहीं चल रही अदलिया। अदलिया अपनी मर्जी की मालिक है। और ये जो मैं 900 केसेस का बता रहा हूँ, इनमें तो बहुत सारे केसेस इनके नवाज शरीफ के खुद के दौर के हैं। ये सब इसीलिए ऐसी अदलिया बनाई इन्होंने 35-40 साल में कि अपनी मर्जी के फैसले ले सकें, अपनी मर्जी के जज सेट कर सकें। अब जस्टिस फाइज ईसा जो हैं, वो क्या ढका छुपा है ये केस उसका? किसी भी मुल्क में जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसा बंदा करप्ट इंसान होता और उसकी प्रॉपर्टीज किसी और मुल्क में निकल आती तो एक दिन ओहदे पे नहीं रह सकता था, एक दिन भी उस मुल्क के जस्टिस सिस्टम में नहीं रह सकता था, उठा के बाहर फेंक देते।
तो आप हमारे मुल्क की अदलिया का निजाम देख लें और उस पर वो बात फरमा रहे हैं कि इमरान खान कुछ नहीं, इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता, ये जस्टिस सिस्टम उसके नीचे काम नहीं कर रहा है। हाँ, नवाज शरीफ के दौर में जरूर करता था अपनी मर्जी के, और अभी तक कर रहा है। जो जहाँ पे इतवार के दिन इनको रिलीज मिल जाए, अदालत लगती है इतवार के दिन, और उनको वो मिल जाता है कि जी चलें, उनके लिए हो जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया आपका जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हमारे दोस्त कह रहे हैं, अब आके कह रहे हैं कि वो जस्टिस सिस्टम सही नहीं है। अच्छा, जब इमरान खान आए थे तो वो कहते थे पिछले हुक्मरान सही नहीं है। अब वो कहते हैं कि जनाब सिस्टम सही नहीं है, निजाम सही नहीं है। तो पहले तो ये बताएंगे हुक्मरान ठीक नहीं थे या निजाम ठीक नहीं है, क्या है? कंफ्यूजन दूर करें, इतनी कंफ्यूज गवर्नमेंट है, इसका समझ में नहीं आता। पहले कह रहे थे कि भाई पिछले हुक्मरान ठीक नहीं थी इसलिए सिस्टम खराब है, अब नए हुक्मरान आ गए ऑनेस्ट, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब क्या जस्टिस सिस्टम नहीं है, कह रहे हैं कि जनाब वो जो है वो सिस्टम ही सही नहीं है जी। पहले भी मैंने एक दफा इन साहब को समझाया था कि भाई जस्टिस फाइज ईसा का केस पढ़ो और ये बताइए कि उनको हार्ड टाइम क्यों मिल रहा है, तो उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इन्होंने ना पढ़ा ना उनके फैसले को उन्होंने समझा। अगर वो दोबारा से रिक्वेस्ट है मेरी कि जस्टिस फाइज ईसा के बारे में, अच्छा ये भी बता दूं, जस्टिस फाइज ईसा को जो क्लियरेंस मिली है वो भी कोर्ट से ही मिली है, अपने घर में बैठ के नहीं मिली है, ठीक है ना। तो उनका केस पढ़े और देखें कि वो उसमें केस में है क्या और उनके ऊपर केस बनाए क्यों क्या। और ये भी बता दो उनको कि वो आइंदा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। ये जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं फरवरी में, इसके बाद नेक्स्ट उनका टेन्योर है, ठीक है ना। तो बात यहाँ पर आके सब लोग, मैं एक पाकिस्तान वाले भाई से एक चीज पूछना चाहूंगा कि पिछली जो उनके जो एमएनए एमपीए थे वो कौन सी पार्टी से थे और अब कौन सी पार्टी से हैं, और क्या वो उनके एमएनए एमपीए रीचेबल हैं, उन तक वो पहुंच सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते। और जो उनके एमएनए एमपीए हैं पहले वाले और अभी वाले, आई डोंट नो किस पार्टी से थे, पहले वाले और अभी वाले, दोनों में कोई फर्क है या सेम थिंग है? थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। जी जनाब। जी मैम, हेलो जी मैम, बात कर लूं मैं? सुन ले पहले इसी बात जी, बोले जी 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 बोले जी। व्हाट्सएप बोलेंगे कि मैं बोलूं? एक सेकंड व्हाट्सएप ये बोल दें जी। एक पीटीआई वाला फोन जी, बोले व्हाट्सएप का लतीफा अच्छा सुनाए व्हाट्सएप। हाँ जी, एक पीटीआई वाला फोत हो गया तो उसके घर वाले उसको दफना के घर आ गए, पीछे से फरिश्ता आ गया, फरिश्ते ने आके उससे पूछा बताओ क्या किया, तो जो पीटीआई वाला था वो कहने लगा ये बताओ कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो यही बात है कि जब इनसे कोई बात सवाल करो तो उसका जवाब अपना मजाक खत्म हो जाता है नवाज शरीफ पे। अभी बताया गया कि अपना अदलिया के हवाले से केसेस बताए गए। अगर आपने बेरहम बातें करनी है तो उससे पहले एटलीस्ट कम से कम अपना नॉलेज तो अपडेट कर लें। शुगर माफिया के खिलाफ अरसा हुआ वो केस अपना स्टे ऑर्डर जो है वकेट हो चुका हुआ है। उसके बाद ये है कि अगर स्टे ऑर्डर वकेट नहीं होता तो इसलिए कि हुकूमत जो है वो कोई सबूत पेश करने से कातर रहती है और ये जानबूझ के नहीं करती। ये चूंकि माफिया के साथ हुकूमत मिल जाती है और उनके साथ मिलने के बाद अपना हिस्सा उनसे वसूल कर लेती है और ये दूसरी अवाम की आंखों में सिर्फ धूल डालने के लिए जो है वो केस को चलाया जा रही है कि हमने जो है वो केस किया हुआ है। अभी आप ये देख लें कि मरियम नवाज का केस है, बस मरियम नवाज का केस है, ये कितने पेशों के ऊपर जो है वो पेश होती है तो नैब वाले हर दफा इल्तवा ले लेते हैं। तो अगर आपके पास वो अपना सबूत है तो अदालत में पेश करें, उसका जो है वो जमानत कैंसिल कराएं। लेकिन ये जानबूझ के ऐसे काम करते हैं ताकि जो है अवाम की आंखों में धूल जो झोंके रखें और अपना बेफजूल किस्म की जो है अपनी कर्तव्य दिखाते हैं। और यही काम जो है माफिया के साथ इन्होंने किया हुआ है। माफिया से अपना हिस्सा पूरा वसूल करते हैं और उनके खिलाफ केस करके सिर्फ अवाम की आंखों में धूप जोड़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जी बोले जी, आप बोले जी। जी मैम, सैयद साहब ने मुझसे पूछा कि आपके इलाके में कौन एमएनए और एमपी है। वो मेरे इलाके में जो तहरीक इंसाफ के अब एमएनए है ना, वो उन्होंने 3 पार्टियां छोड़ी हुई हैं, ठीक है, और फिर वो तहरीक इंसाफ में आए हैं। अब उनसे अगर हम कोई सवाल करते हैं जाके जो बात करते हैं वो कहते हैं यार हमारी तो कुछ सुनी नहीं जा रही, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि आपको देने के लिए,
ठीक है। हमारे इलाके में जितना भी काम हुआ नून लीग के दौर में हुआ है, ठीक है। हमने उनको सपोर्ट इसलिए किया था कि वो 3 जमातें छोड़ के आए हैं, शायद वो तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, कोई नई सोच होगी, नया वलवला होगा, नई बात होगी, लेकिन वो घसी पीटी पुरानी बातें उनके पास भी, 3 जमातें छोड़ के आए। वही बात मैं आपको आके बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे नौजवान क़यादत खूबसूरत शहजादे तहरीक इंसाफ के जानिसार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आगे हमें जवाब क्यों नहीं देते? आप ये बात आते हैं गोल मोल करके चले जाते हैं। हम तो सिर्फ आपके वजीर आजम, जो आपका खूबसूरत शहजादा वजीर आजम है, हम वो उनकी बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जो फरमाया था कंटेनर पे खड़े होके, ठीक है। हम वो सवाल आपसे करते हैं कि वो जो उन्होंने फरमाया था उनमें से उन्होंने कितनी बातें पूरी की हैं, और कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने पूरी कर दी है, बता दें हमें आगे। वो चोर डाकू पकड़ने थे, वो भाई उन्होंने तो कुछ भी नहीं पकड़ा। चोर डाकू तो ऐश कर रहे हैं, मर तो गरीब रहा है। अगर वो चोर डाकू को पकड़कर गरीब को रिलीफ देने के लिए आए थे तो गरीब को तो रिलीफ दिया ही नहीं उन्होंने, गरीब का तो उल्टा उन्होंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। मसला ये है कि हम आपसे सवाल करते हैं, हम आपको मुश्किल सवाल नहीं कर रहे। आपका जो लीडर है उसने ये सवाल रखे थे, वो सवाल हम दोहरा रहे हैं, आप हमें जवाब दे दें। सिंपल सी बात है, आपके पास जवाब ही नहीं है, कोई मकबूल जवाब नहीं है। आप अगर कहते हैं कि 10 सेकंड देंगे सिर्फ जी, और मेरी जान मेरे शहजादा नौजवान की आदत, आप जवाब दें। आपका वजीर आजम मुझे कहता था कि पेट फाड़ूंगा, घसीटूंगा, कहता था सुइज अकाउंट से पैसे लाके तुम्हारे कदमों में निछावर करूंगा। आपने उनसे पूछा कि क्यों उसकी गोद में बैठ गए भुट्टो के। थैंक यू सो मच। जी जी जनाब। जी शहजादे अपने पास रखा करो, सीधा साधा लोगों का नाम लिया करो। हाँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको बात कर लेने दें पहले। ये शहर को जी 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 बोले। अरे सारे ड्रॉप हो गए। जी बोले। जी जी मैम, मैं बोलूं मैम, बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले ये कौन सी पार्टी से छोड़ के आए हुए हैं? 3 साल पहले जी जी इमरान खान के मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी इतनी गुस्सा नहीं, उस वक्त क्या था? गुस्सा नहीं, चले ये इनका जो है बात तो इनको करनी नहीं आती। ये मैं सवाल करता हूँ, तुमको वही सवाल करने वाले। हाय मेरे बुजुर्ग, गुस्सा नहीं करना, नौजवान जी। हर रोज इससे लड़ाई होती है, बार बार इसको समझाते हैं, वो उसको सौंका बस। इसके पास एक आदमी मिली वहां बैठा हुआ अकेला रजाई में छुपा हुआ है ये, और बातें करता है। वहां मुल्तान में आजकल DIG है, मलिक जफर लगा हुआ है, तो इसको तो उसका भी नहीं पता कि वो कौन है, जिसका सारा इलाका पूरे वाला का वो कंट्रोल करता है। एक MNA का नाम ले दिया कि जी वो सैयद साहब से ये भी पूछो ना। जी हेलो जी 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 हेलो जी। मैं वो बड़ी अच्छी बात कही लियाकत साहब ने, वो मतलब कह रहे हैं लिहाज में छुपे में जी, रजाई में छुपे में हो। लेकिन बात ये है कि ये तो बहस फजूल है। बिल्कुल, ये जो सारी बहस है ना, जी, मैं अच्छा हूँ और वो दूसरा खराब है, दूसरा अच्छा है मैं खराब हूँ। जी बात ये जी 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 है कि पाकिस्तान को लेके किधर जाना है। असल बात ये है। तो दो चीजें बेसिक चीजें हैं जिससे पाकिस्तान तो बाहर में गया या अवाम आगे जाएगी, वो होती है भाई तालीम, सेहत, बच्चा, हेल्दी जहन, हेल्दी जिस्म, ठीक है ना, बेहतर एजुकेशन, माशी तौर पे खुशहाली, ठीक है। आप मुझे ये बता दें कि इस गवर्नमेंट ने इन 4-5 जो बेसिक चीज है उस पे कितनी तवज्जो दी, कितना बजट उसका रखा, तालीम का कितना बजट है, सेहत का बजट कितना है, बच्चा और बच्चा का कितना बजट है। देखिए ये बेनजीर के जमाने में LHV सिस्टम को काफी फरोग मिला, उससे बुनियादी सेहत जो मराकज डेवलप हुए, और मेरे ख्याल है नवाज शरीफ के दौर में भी उससे बच्चा और बच्चे की जिंदगी में बड़ा फर्क आया। ये बात समझने की जरूरत है कि जब हेल्दी जिस्म नहीं होगा, हेल्दी जहन नहीं होगा, तो सारी उम्र आपको फीड करना पड़ेगा। जब हेल्दी जिस्म होगा, हेल्दी जहन होगा, तो आपको सेहत पे बहुत खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपकी जनरेशन, आपकी कौम सेहतमंद होगी, तंदुरुस्त होगी, तवाना होगी, वो बेहतर वर्कफोर्स बनेगी, बेहतर तरह से सोच सकती है, थिंक कर सकती है, आगे जा सकती है।
तो बेसिक जो बुनियादी नीड है वो जच्चा और बच्चा है, तालीम है। आप मुझे पूरे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बता दीजिए। पाकिस्तान के जो पीएचडी निकलते हैं, अगर 100 निकलते हैं उसमें 90 कहीं कोई जगह स्टैंड नहीं कर सकते, 90% ऑफ देम, 10% शायद कहीं स्टैंड कर दें। आप मुझे बताइए कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर मौजूदा हुकूमत ने कितना इन्वेस्टमेंट करा। तो असल जो चीजें हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर बनाएंगे तो माशी तरक्की होगी, लोग आपके मुल्क में आएंगे। आपको लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन मिसाली बनाना है, आपको हाईवेज, नेटवर्क, कम्युनिकेशन का जाल फैलाना है, आपको अपने कौम को सेहतमंद बनाना है, तो उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजीज हैं आपकी? ये आके ये जो इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया, कहा तो उन्होंने बहुत कुछ है, कहा बहुत कुछ है, मैं करा क्या है? 200 माशी माहिरीन थे उनके, उन्होंने देखे हमें क्यों प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम, यानी मुझे क्या प्रॉब्लम है, इस तरह कहना है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैंने कहा कि यार शेख रशीद जो है इनकी वजारत सही काम नहीं कर रही, रेलवे की एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपने क्या करा, आपने शेख रशीद को उठा के वहां से उठा के दाखिला का वजीर बना दिया, ठीक है ना। आपने हम्माद अदर को उठा के वहां से वहां वजीर बना दिया, आपने जो है असद उमर को माशरे उठा के पैदावार का, मतलब यानी कि आपने मुजरा को चेंज कर दे रहे जी। जिन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, आपने बजाय इनको घर भेजने के उनके महकमे चेंज कर दिए, अनस्टेबिलिटी आपने क्रिएट कर दी। आपने इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी यही करा, आपने हर दिन एक बंदा चेंज कर दिया, पुलिस का भी आपने यही हाल करा, हर दिन एक बंदा चेंज। तो इनकंसिस्टेंसी हो गई, कंफ्यूजन हो गई, गवर्नमेंट को खुद नहीं पता कि वो कहाँ स्टैंड करती है। दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। ये इसलिए हम बात करते हैं, ये कंसिस्टेंसी कहीं नजर ही नहीं आती। दैट व्हाट आई वांटेड टू से। थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड ये इनके ले लो जी। हेलो जी। ये किताबों की बातें कर रहे हैं, एक नई चीज लेके आ गया, जच्चा और बच्चा। ये पता नहीं कहाँ चले गए। आप ये सोचे मेरी बहन, दिन में डेली 25 से 50 जच्चा और बच्चा की डेथ होती है। ये 18वीं तरमीम है और ये कह रहे हैं कि सेहतमंद होना चाहिए। ये सिर्फ ये बता दे कौन से इदारे प्रॉफिट में थे, नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी के दौर में, वो एक इदारे का नाम बताते, इनको सलूट है कि प्रॉफिट में थे। तो बात ये किताबों की बात करें, किताब में तो यही सब लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल वही है जो खास आप कर रहे हैं कि जो ये पुराने चूरन है और जिन्होंने ये बीज बोया है इनको जड़ से खत्म कर रहे हैं, तब आपको तब्दीली नजर आएगी। इतना आसान नहीं है कि जच्चा और बच्चा, सेहतमंद और तालीम, ये सब किताबों में लिखा हुआ है। किताबें कौन पढ़ता है? असेंबली में आपने देखा कि बजट की किताबें पढ़ते नहीं है, मुंह पे मारते हैं, फेंकते हैं। ये सब इमरान खान का कसूर है। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी हेलो जी 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 बोले जी हेलो। बड़ी बातें हो रही थी, मेरा ख्याल खुद पढ़ते नहीं है, दूसरों से चाहते हैं कि वो कुछ इन्हें बताए। मैं सिर्फ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जस्टिस फाइज ईसा टाइप का अगर कोई जस्टिस कनाडा में होता और उसकी प्रॉपर्टीज निकल आई होती और वो डिक्लेयर नहीं होती, तो क्या ये यहाँ वो रह सकता था और आइंदा के लिए चीफ जस्टिस बन सकता था? मेरा क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी कनाडा में लोग रहते हैं, मैं सिर्फ इतना सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा टाइप का कोई जज यहाँ पे होता और उसकी प्रॉपर्टीज निकल आती और वो डिक्लेयर भी नहीं होती, तो वो उस सीट पे रह सकता था? सिंपल क्वेश्चन है, ये आके मुझे बताएं यहाँ के कनाडा वाले। ठीक है, जो बड़ी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के, उसके तो अभी करतूत बताऊं तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। जो उसके जो बाप करता रहा उसके पाकिस्तान के खिलाफ, वीडियो भी मौजूद है सारी। ठीक है, इतना गलीज जस्टिस मैं कहता हूँ पाकिस्तान की तारीख में नहीं होगा जितना ये जस्टिस काजी फाइज ईसा है। किसी और मुल्क में होता तो हमेशा के लिए उसके लिए बंद कर देते उसको जेल में। ठीक, उदैबिया पेपर मिल का केस इसने बंद किया सिर्फ नवाज लीगियों को फायदा देने के लिए। वहां पे इतना अगर पैसेदार मालदार था तो भाई मनी ट्रेल दे दो, यही तो केस है सारे सबके ऊपर। अब मनी ट्रेल क्यों नहीं दे रहे? साहब ने क्या किया उस पे बात कर रहे हैं। साकिब साहब ने इमरान खान को लेके आया, उस पे चलें, हो गया। एक सेकंड आपसे बात करती हूँ इनका। जी जी बोले, जी जी बोले, जी बोले। हेलो, आप जरा 1 मिनट रुकेंगे, पाकिस्तान से मैं बात कर लूँ। जी हेलो, जी क्लियर कर लूँ उनको।
किया है अभी। एक सेकंड जी। हाँ, कैनेडियन वालों से ना, तो मुझे तो लगता नहीं कि ये कनाडा में रहता, मुझे तो लगता है ये चुचू की मलिया में रहता है। यार इतनी जाहिलाना स्टूपिड क्वेश्चन ये पूछता है। देखिए फिर आप आ गए इसकी स्टूपिडिटी पर तो उसके बेगम को भी शक हो गया होगा कि यार। मैंने कहा कि पर्सनल लाइफ पे ना आया करें, अपनी बात क्या करें, क्यों कॉलर की बातों पे आते हैं, पर्सनल लाइफ पे क्यों उनकी चले गए, उनकी बेगम पे चले गए, उनके ऊपर चले गए। भाई बात करें, अगर आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो जो बोल रहे हैं आप उसको कहेंगे जी मैं एग्री कर रहा हूँ, डिसएग्री करें पर पर्सनल लाइफ पे ना जाए किसी की। जी सबसे पहले तो ये है कि हर बंदे का हक है उसका अपने ज़मीर के मुताबिक बात करे, किसी को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रोजाना ये जस्टिस अपना काजी फाइज ईसा की बात हो रही है, काजी फाइज ईसा की बात हो रही है जी। ये जरा पहले बता दिया जाए उनकी कितनी प्रॉपर्टीज निकली। उनके टोटल 2 घर है पाकिस्तान में और एक का फ्लैट है उनका बाहर में। बाहर उनका बेटा अपना जॉब करता है और अच्छी पोजीशन के ऊपर है। उसकी बीवी जो है वो अपना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती थी। वो खुद एक बड़े पाए का अपना था, वकील भी था और जज भी था। तो 2 मकान बनाना कौन सी बड़ी क़यामत आ गई है। अच्छा, तो अभी मैं जो भी बात शेयर करनी थी कि ये डील की बातें इसलिए करते हैं कि इसकी आड़ में बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनको छुपा जाते हैं। ये भी कौमी असेंबली से बिल पास हुआ था स्टेट बैंक के बारे में, तो स्टेट बैंक की तरफ से कोरे और मुंह तोड़ जवाब मिलना शुरू भी हो गया है। स्टेट बैंक ने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के इमदादी फंड का अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया। ये हुकूमत ने अपना रिक्वेस्ट की थी, स्टेट बैंक ने उसका इनकार कर दिया। उसके बाद ये एक दूसरी जो बहुत अहम अपना बात है, रजा बाकर नामी कस्तूरी ने जो मुल्क का मुसल्लत किया गया उसने पाकिस्तानी बरामदात पर भी खुदकुश हमला कर दिया जी। अभी उन्होंने ये जो अकाउंट बंद करने वाला अपना जो थप्पड़ था, ये इसका असर काम नहीं हुआ था कि उन्होंने अपना नया कटा खोल दिया है कि पाकिस्तान की $1.25 अरब की बरामदात जो लैंड रूट से होती हैं उसको स्टेट बैंक ने रिएक्ट करने से इनकार कर दिया और हुक्म दिया कि आप पहले अमेरिकी अदारा ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट कंट्रोल जो है उससे अनुमति लें, तो फिर हम हुकूमत पाकिस्तान को इजाजत देंगे कि आप लैंड रूट के जरिए जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है उसको आप रजिस्टर कर सकें। तो उसकी वजह ये सिर्फ बताई गई है कि पाकिस्तान की तकरीबन $35 करोड़ की एक्सपोर्ट ईरान के रास्ते से होती है। इन अपना स्टेट बैंक के अकल के अंदों को ये कौन बताए कि ये जो कानून अपना इस अदारे को बनाया गया ये अमेरिका ने अपनी अमेरिकन कंपनियों के लिए बनाया था, लेकिन हमारे जो स्टेट बैंक के गवर्नर इम्पोर्ट किए गए हैं उन्होंने इसको जो है पाकिस्तानी कंपनियों पे भी लागू कर दिया। अब जिसका नतीजा ये होगा कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर जो है वो अपना परेशानी का शिकार होंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर फिर गए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, आगे उनसे भी नाले बैठे हुए हैं। अब वो कहते हैं जी ये चूंकि यूनाइटेड स्टेट की पाबंदी है तो इसलिए आप बेहतर है कि आप यूनाइटेड नेशन से जाके इसके एक्सप्लेनेशन ले लें। तो ये हमारी हुकूमत का हाल है। एक तरफ कहते हैं हम बरामदात को बड़ा फरोग दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये स्टेट बैंक को जो इन्होंने फुली एम्पावर कर दिया है उसने 2 दिन में ये 2 कारनामे बता दिए हैं और ये दोनों खबरें अपना नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं आने दी। ये जो हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमिक के जो अपना वो हैं जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपने विलाग में ये इनकी बातें की हैं लेकिन नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं आने दी। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब जी। ये काजी ईसा की सारी हिस्ट्री बता दी गई है। अब ये भी बताएं आगे कि नवाज शरीफ के कौन से बच्चे ने जॉब की थी, उसका कितना चेक था, वो ये घर इन्होंने कहाँ से लिया है, लंदन वाला या दूसरे बच्चे ने जॉब की थी। मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, जो मैंने पहला घर लिया मैं आज भी 50 साल के बाद उसकी रसीद दिखा सकता हूँ, लेकिन शरीफ फैमिली 50 साल में उसमें इसमें सियासत में नहीं है। 50 साल पुरानी हर रसीद में अपने बच्चे की ट्यूशन भेजता था, उसकी रसीद भी है। जो घर लिया उसकी रसीद, वो घर बेच के दूसरा घर लिया, तीसरा घर लिया, जो मैंने आज तक यहाँ अमेरिका में किया है ना, मैं आपको एक एक रसीद अभी दिखा सकता हूँ ला के। तो ये कौन से हैं जी? ना तो काजी ईसा रसीद दिखा सकता है कोई, ना मियां नवाज शरीफ दिखा सकता है, ना उसके बच्चे दिखा सकते हैं, ना उसकी बेटी दिखा सकती है। ये क्या बातें करते हैं आन के। ये जब इन्होंने घर लिया था, तो एक दिन भाई साहब भी बात कर रहे थे कि मैंने वो घर लिया है ऐसे, उनके पास रसीद होगी? नहीं है, या तो नहीं, वो बोले कि नहीं उनके पास। हर एक चीज की एक एक रसीद इन्होंने तो आज तक पिछले 4 साल में एक मैकडॉनल्ड की भी रसीद नहीं दिखाई किसी को।
और ऐसे ही वो काजी ईसा, वो पढ़ो जी, काजी ईसा की हिस्ट्री पढ़ो, सबने पढ़ी है, जरा गौर से पढ़ो तो फिर पता चलेगा कि ये क्या क्या कह रहा है। इज अ फ्रॉड क्या, जस्टिस आ जाए, बन जाए जस्टिस पाकिस्तान, तो क्या कर लेगा किसी का, जो दूसरों ने कर लिया वो ये कर लेगा। चले जी, बहुत 3 शुक्रिया। साल होंगे, 3 साल के बाद अपने घर चला जाएगा। चले, सरदार ठीक साहब ने है। कहा था ना, हम रहने के लिए आते हैं, तुम 3 साल, ये भी अपने 3 साल पूरे कर ले आगे, चले जो जी, बहुत टिकट निकालना है इसने भी ये भी निकाल ले। बाय। कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। ब्रेक की तरफ जाती हूँ तो तब भी लोग कॉल कहते हैं कि बस किसी तरह कॉल एयर कर दे, थोड़ा सा सब्र क्या करें। ब्रेक की तरफ गई हूँ, मेरे साथ काफी कॉलर होल्ड पे थे, पाकिस्तान से भी एक नया कॉलर होल्ड पे था पर वो भी ड्रॉप हो गया। जरा जब ब्रेक देखा करें, टीवी नहीं देखते। शिकागो से भी फोन आया, वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि आपका टॉपिक क्या चल रहा है। अरे आप टीवी देखें ना, उस पर लिखा हुआ है कि क्या टॉपिक है, तो उसके ऊपर आए टॉपिक पे बात करें। अगर देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप भी देखें कि कॉलर क्या बात कर रहा है, उस पर क्या बात करनी है, अपनी राय क्या देनी है क्या नहीं देनी, तो उस पर आके बात क्या करें ना। जब ब्रेक के ऊपर गए तो ब्रेक के ऊपर कॉल कर रहे हैं। जी जनाब। जी 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 बोलें जी। मैं अमेरिका वाले कॉलर की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। किसी के पास भी जब हक हलाल के पैसे से जो भी चीज ली जाती है ना, उसकी मनी ट्रेल होती है उसके पास, और वो कभी भी आप मांग लें 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, तो भी वो आराम से दे देता है। लेकिन जब हराम का पैसा कमाया जाता है ना, और उसके जराए जो हैं वो छुपे हुए होते हैं उस पैसे के, तो उसकी मनी ट्रेल नहीं मिलती। तो वो फिर सामने आती है इसी तरह के, वो उसकी बीवी सारे हर एक को उसने खत लिख दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि भाई वो पैसा कहाँ से गया था बाहर, और वो कैसे लिया गया था। वो फ्लैट 10.5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी ली गई थी, तो 1 करोड़ की जो है वो मनी ट्रेल है इनके पास। तो फिर यही सबके सामने हर चीज खुल जाती है, जो आपके सामने ये शरीफ खानदान की भी हर चीज खुली हुई है, जो मनी ट्रेल आज तक नहीं आई कि 18 साल में बच्चे अरबपति बन जाते हैं। तो वो इसीलिए होता है कि वो हराम का पैसा होता है, और हराम का पैसा जब भी जहां आता है ना, वो सुकून ना लेने देता है और ना कभी उस सुकून से रहने देता है। वो अल्लाह ताला का अज़ाब ही डाले रखता है उस जिसने भी हराम का पैसा खाया हुआ होता है। जी, गरीब अवाम का पैसा है तो वो फिर अल्लाह ताला सबके सामने फिर ऐसे जलीलो ख्वार भी जी है। दुनिया में तो जलीलो ख्वार होता हुआ नजर भी आ रहा होता है। अब वो ना माने वो दूसरी बात है, आंखों पे पट्टी बांध लें। वो लोग जो चाहने वाले होते हैं वो आंखों पे पट्टी बांध के रखें, उन्हें जलीलो ख्वार होता हुआ नजर नहीं आता, इसलिए कि आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है, लेकिन वो जलील हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला का ये अजाब दुनिया में भी आता है और आखिरत में तो है ही उनके लिए बेहिसाब अजाब। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी 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 बोले। अच्छा जी, ये हक और हलाल की और हराम की बातें कर रहे हैं अभी बैठे बैठे। कभी वो दाल की बातें करते हैं, कभी हक की बात करते हैं, कभी हराम की बात करते हैं। अरे आप उनको छोड़ें, आप अपनी बात करें, आपको उनसे क्या लेना देना। मैंने कितनी दफा बोला है कॉलर के ऊपर ना जाए, अपनी बात करें। ईसा जो है वो एक पढ़ा लिखा एक जस्टिस है, वो जज है पढ़ा लिखा, और सही कहा कि नेक्स्ट जो अभी जो आएगा चीफ जस्टिस गुलजार साहब के बाद, तो नेक्स्ट जो है वो जस्टिस ये फाइज ईसा है, ठीक है। और उसकी बीवी बहुत बड़ी पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल जो है, इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। तो भाई आप उनके चले, अच्छा ना, वजह ये समझिए, इनको पढ़े लिखे लोगों को पता ही नहीं है, इनको सिर्फ वो पता है जहालत का कि पैसा कहाँ से आएगा, 2 नंबरी पैसा कहाँ से आएगा। इनको नहीं पता कि पढ़े लिखे लोग किस तरीके से पैसा कमाते हैं, इनको अंदाजा नहीं, इसलिए कि इनका पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। इनका जो ताल्लुक है वो जहालतों से है, जाहिल लोगों से है कि कहाँ से 2 नंबरी होगा, कहाँ से अजाब होगा। तो इन्होंने उन लोगों से ताल्लुकात रखा जिनके पास अल्लाह के अजाब आए, 2 नंबरी लोगों से रखे हैं इन्होंने ताल्लुकात। वो कैसे कमाते हैं उनको पता उनके अजाब का। तो बात ये है कि जब ये अच्छे लोग को देखेंगे तो फिर इनको पता होगा कि अल्लाह की रहमत कैसे आती है, पढ़े लिखे लोग कैसे कमाते हैं, पढ़े लिखे लोगों का मुकाम क्या होता है। तो भाई यहाँ आकर ये बातें मत क्या करें इस किस्म की ओल पोल वाली। दूसरी बात ये कि दुनिया के वाहिद माफिया है नियाजी माफिया हुकूमत, जो सिर्फ और सिर्फ सदाके ऑर्डिनेंस पे चलिए और स्टे पर चलिए। भाई आपने क्यों ये फॉरेन फंडिंग केस का, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ना कि आप फॉरेन
फंडिंग केस जो है इन्होंने कहा था कि ये पब्लिक नहीं किया जाए, अब वो पब्लिक हो रहा है। तो भाई अब इनके दिन जो है वो ये आ रहा है कि इस नियाजी को लटकाया जाएगा, इसके गले में फांसी होगी और उसकी टांगे चिरी हुई होगी, इसके मुंह से जबान निकली हुई होगी, तो ये हाल होने वाला है करीब इनका। बस आपका तो और इस यूसिया को बलूचिस्तान ले जाऊंगा मैं। बस ये आप हमेशा कॉलर के ऊपर हमेशा आते हैं, फिर मुझे ड्रॉप करना पड़ता है हमेशा। मैं कहती हूँ अपनी बात करें, अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दे। नहीं we love फैसल भाई, leave him alone। सबसे बड़ी बात ये है कि जब यमामा खान से इमरान खान से मांगे गए थे ना सब कुछ, तो यमामा खान ने 24 साल की ना वो पुरानी रसीदें निकाल के इनको भेज दी थी। तो मियाँ साहब ने अयामोन है जी जी हेलो बात करें, वो सुन रहे हैं। मियाँ साहब ने ये घर खरीदा है 93 में। मैं यहाँ बैठ के पता कर सकता हूँ 93 में खरीदा, और 93 में मोटरवे बनी थी। ये जो उसका उससे कमीशन कमाया गया था ना, ये घर उन पैसों का है। ये डैम गारंटी है। तो ये बोलते 97 में खरीदा जी, ये खरीदा, ये सारा झूठ बोलते हैं। एक एक चीज आप ढूंढ सकते हैं। अगर यमामा खान 24 साल पुरानी रसीदें इमरान को निकाल के भेज सकती है ना, तो ये इनके पास कोई रसीद नहीं है। ये भी तो लंदन में इंग्लैंड में रहते हैं या कहीं दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं। हर रसीद हर चीज निकल सकती है बहन। दिस इज द बेस्ट। ये वो इन्होंने तो साफ बनाया हुआ पाकिस्तान में चोरों के गज और लाठी, चोरों का माल और लाठियों के गज। इन्होंने तो पाकिस्तान को ऐसे लूटा है। ये तो है फ्रंट के पहले दिन से, ये जो पंजाबी फ्रंट के है। इमरान ने सबसे बड़ा काम किया है, ये जो पंजाबियों का जो इनका ग्रोथ था ना, उसको तोड़ा है। उसने इसको जेल भेजा और ये भाग के बाहर चला गया। जो इनका माफिया था, पंजाबियों का माफिया, मैं पंजाबियों में बार बार कह रहा हूँ, इन्होंने लूट मचाई पाकिस्तान में। ये तो गॉडडैम ऐसे करते हैं कि ऑन द पाकिस्तान। और बाहर निकल के भट्ट साहब ने इसी शो में 3 के 4 गालियां दी हैं पाकिस्तान को। शर्म आनी चाहिए इसको। ये भी पाकिस्तान से आया हुआ है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ये ट्रेवल करते हैं सारे आगे। और वो जो पाकिस्तान वाला है बैठा हुआ है रंगीला, उसने कहा है कि हेल विद पाकिस्तान, भाड़ में जाए पाकिस्तान। मजदूर पाकिस्तान में बैठे हुए हो, पाकिस्तान का खाते हो, पाकिस्तान के पाँव का सदका खाते हो, तो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हो। तुम्हारी तबीयत 2 सेकंड में ठीक हो सकती है। चले, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, ठंडा पानी पिए जी। हाँ जी, बात ये है कि इमरान खान साहब का जैसे अपना महदूद दिन है, उन्होंने अपने फॉलोअर के सरों पर भी लोहे की खोल चढ़ा दी है, जो इनकी ज़हनी नशोनुमानी होने देते। आज आपका टॉपिक जो है उसके ऊपर एक बात नहीं की, किसी ने नहीं की एक बात भी। एक आता है, मैंने की है बातें, मैंने शुरू में सारी वही बातें की हैं। एक आया जी, शहबाज शरीफ ने कहा था पेट फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा, क्या हुआ भाई? मैं पहले भी कई दफा मैं बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ ने जिस दिन वो बयान दिया था, अगले दिन नवाज शरीफ ने उसकी माजरत की थी और माफी मांगी थी। उसके बाद शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में माफी मांगी थी, जरदारी से जाके मिलकर अपना माफी मांगी थी। फिर किसे पिटे वही अल्फाज जो है आज भी। भाई आप बड़े हो जाए, आप कोई नया सबक याद कर लें, पुरानी कब तक करेंगे। दूसरे आते हैं काजी ईसा की बीवी अपना ने एक, भाई काजी फाइज ईसा की अपना बीवी जो जी, काजी फाइज ईसा बीवी ने एक फ्लैट टोटल उसका निकला वहां पे कि वो कहते हैं कि वो कहती है मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी। अगर ऐसी बात ही है तो इमरान खान साहब ने अपनी मौजूदा बीवी का जो जितनी प्रॉपर्टी है डिक्लेयर की हुई है। तो क्या इमरान खान साहब ने पिछले रिटर्न में जमाइमा खान की प्रॉपर्टी डिक्लेयर की थी जब उसकी बीवी थी? क्या जब रेहम खान उसकी बीवी थी, क्या उसकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने डिक्लेयर किया था? क्या उन्होंने अपने जो उनके बेटे हैं उनकी प्रॉपर्टीज तो जो उनके नाम के जो अपना असेट्स हैं उनको अपने उसमें डिक्लेयर करते हैं? क्या उनकी बेटी जो है उसके पास जो अपना जायदाद उसकी माँ से मिली हुई है उसको अपना उसमें डिक्लेयर करते हैं? बातें करते हैं, पता नहीं कहाँ से बातें वो करें जो हकायक के ऊपर आती हैं। और फिर यह है कि मौजूद के ऊपर आप नवाज शरीफ ने अगर उसके पास रसीदें हैं नहीं है, हुकूमत जाने, शहजाद अकबर जाने और जाने भाई आज ये तकरार में हमें क्या पड़ी हुई है। हमें तो इससे गरज है कि हमने यहाँ पे कभी नवाज शरीफ को डिस्कस करना है कि उसने अपने दौर इक़्तिदार में हुकूमत कैसे की, उसने क्या काम की और क्या गलत काम किए, तो उसके ऊपर तो बात करें तो तब तो बात है। अब उसके बेटे के पास क्या था और फलां क्या था, तो यहीं पे लोग आके अपना पहले गवाहियां देते थे कि उनके पास पैसा था, उस वक्त भी पैसा था।
बात यह है कि जो 50 करोड़ ब्याज जिस वक्त इस चंदाखोर को अपना चंदा दे सकता था, उस वक्त वो जो है चंद करोड़ के वहां पे 2 बात यह है कि जो 50 करोड़ का चंदाखोर को चंदा दे सकता था, वो चंद करोड़ के लंदन में वो उस वक्त फ्लैट नहीं खरीद सकते थे। तो इसलिए बातें वो करें जो मौजू के ऊपर है, खाम खा वक्त अपना भी जाया करते हैं, दूसरों का भी जाया ना करें। थैंक यू वेरी मच। जी हेलो जी जी ये कह रहे हैं कि जरदारी से माफी मांगा शहबाज शरीफ ने। और शहबाज शरीफ इतना स्टूपिड है, वो 40,000 के जलसे में उसने उसकी बेइज्जती की थी और कान में जाके माफी मांग रहा है। उसने तो ये स्विस अकाउंट से पैसे ले आऊंगा, सबके कदमों में निछावर करूंगा, और कह रहे हैं कान में जाके माफी मांगनी थी। भाई जलसे अभी जलसे हो रहे हैं ना पीडीएम में, माफी मांगे अगर वो इंसान का बच्चा है तो, ताकि एक एक को पता चल जाए। तो ये झूठी खबरें है कि माफी क्या मांगी, ये जलसों की जबान थी। आप माने जरदारी इसके खिलाफ बोलता था, ये जरदारी के खिलाफ, और दिन को तारे देख रहे हैं कि काजी फैज ईसा जो है ना नेक्स्ट जो है ना वो चीफ जस्टिस बनेगा। ये दिन को तारे देखना बंद करें तो आपको पता चल जाएगा कौन बनेगा। थैंक यू जी हेलो जी जी यार ये क्या बात है, ये शहबाज शरीफ ने जलसे में कहा और वहां पे माफी मांगे। भाई इमरान खान साहब ने भी तो कहा ये बातें करने की थोड़ी होती हैं जी। अगर आप ये बातें करते फिर कोई आपसे भी सवाल करेगा। मैं ये सवाल करता हूँ, आपने कहा चीफ जस्टिस को मैं चपरासी ना रखूं जी, ये इमरान खान ने कहा था जी। आपने कहा वो पंजाब का सबसे बड़ा चोर है, क्या नाम है, परवेज इलाई जी, उससे लाइंस करा हुआ, उसको बेटे को वजीर बनाया हुआ चोर को, कौन सुनाई। आपने कहा वो एमक्यूएम रॉ की एजेंट है और पता नहीं क्या क्या है, उसको आपने कोरिलेशन में रखा हुआ है, अब गवर्नमेंट में वजीर बनाया हुआ है। तो आप खुद यार वो कर रहे हो जो पहले वाले कर रहे थे, तो फायदा क्या हुआ आप में और दूसरे में? कोई फर्क नहीं, यही तो हम कहते हैं, और क्या कहते हैं। थैंक यू जी जी जनाब जी हेलो जी जी हेलो वालेकुम सलाम जी। मैम इनके साथ जो बैठे हुए हैं मैम, उनमें से कोई ऐसा बंदा तो है ही नहीं है जो इसके ऊपर पर्चा ना हो, जिसके ऊपर एफआईआर ना हो, जो मुलजम ना हो। सारे जो इन्होंने उठाए हुए हैं वो सारे पहले करप्ट हैं, और अब तो करप्शन इतनी दुगनी हो गई है कि यहाँ पर हुकूमत के बंदे जो हैं वो रेट तय करते हैं कि अगर इन्होंने किसी ने ट्रांसफर करवा के कहीं और जाना है तो इनकी हुकूमत जो है वो रेट तय करती है कि जी आप वहां पे जाके हमें क्या देंगे। दूसरी बात ये है कि अब बुजदार साई है, उनको भी चेक कर लें आप, क्योंकि वो पहले नंबर पे आ गए जी, बहुत टॉप क्लास वजीर आला है। उन्होंने टैक्स कितना दिया है? 2000 को उन्होंने टैक्स दिया है। तो मेरे ख्याल में तो फिर बुजदार साहब को एहसास प्रोग्राम में भी भर्ती कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, या उनको फिर लंगर खाने से खाना खिलाना चाहिए और उनको जगह भी वहां पे दे देनी चाहिए सोने के लिए। अगर इतने नाअहल लोग हैं, ये बात को समझते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करप्शन हो रही है, क्या कर रहे हैं। अब बुजदार साहब को आप तसल्ली से चेक तो करें कि बुजदार साहब ने कितना माल मट्टी बना लिया है, पहले उसके पास क्या था अब क्या है। ठीक है, हमाद अजहर को भी एहसास प्रोग्राम का वजीफा ले लेना चाहिए। अब तो शर्म नहीं आती बात करते हुए। जितना हुकूमत को जितनी करप्शन अब इनके दौर में हो रही है ना, पहले तो इतनी करप्शन थी ही नहीं। एक चपरासी दर्जा चहारम का मुलाजिम भी आप 5000 से नीचे बात नहीं करता अपने ऑफिसर से मिलाने के लिए, कहता मैंने साहब को देने पैसे। ठीक है, मेरे पास एक और कॉलर है जी। हेलो जी 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 बोले। वालेकुम अस्सलाम जी। कि ना ये वालेकुम सलाम। ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरा एक कजन है डॉक्टर जी, वो पाकिस्तान गया सैलाब के बाद ना, जो दंगल आया था, तो वो वहां पर गया कि हेल्प करने के लिए जी। वो 3 दिन रात तो छोड़ के वापस आ गया, पैसे देके ना उनको जी। तो मैंने इससे पूछा कि यार कि तू अपनी गया तो हेल्प करने के लिए था, तो वहां पे 3 दिन के बाद ही वापस आ गया। वो कहने लगे यार वहां पे ना कोई काम हो नहीं सकता, ना कोई हमारे पास कोई दवाइयाँ लिखनी है तो कोई भी डॉक्टर लिख सकता है। अगर सही हेल्प करनी है, सही तरीके से काम करना है, तो फिर मशीनरी चाहिए, ट्रेंड अमला चाहिए, हर चीज ट्रेंड चाहिए। इमरान खान की प्रॉब्लम यह है कि वो बंदा खुद तो सही करना चाहता है, लेकिन उसकी जो सारी मशीनरी है ना, वो A to Z सारी की सारी अनट्रेंड है, उसके वहां पर रहने का कोई फायदा नहीं है। इमरान खान को चाहिए कि सारा काम मिलिट्री को दे दे, और वहां पे गोली चले टका के, गोली और फांसी 2 ही चीजें जो पाकिस्तान को बचा सकती हैं। जो चाइना को बार बार कहते हैं ना, चाइना बहुत आगे गया है, चाइना की मिसाल देते हैं, फिर चाइना की तरीकाकार भी इख्तियार करो। चाइना ने 30 करोड़ अवाम को अगर ग्लोबल से निकाला 30 साल में ना, तो उसने दनादन गोलियां मारी हैं, ठा करती। ये जो कौम जो है ना, इतनी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये शरीयत नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये सही ईमान नहीं बर्दाश्त कर सकती, ये झूठ बोलना नहीं छोड़
आपको जी आपको अपने आप को सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो फिर से दवाइयां हल्की हल्की खाती रहे। चले जी बोले, जो होल्ड पर है बस वही एयर पर जी। 1-2 मिनट दे दीजिएगा, ठीक है। अभी भट्ट साहब ने कहा फजूल बातों पे टाइम जाया ना करें, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ काम की बातें भी बता दूं सबको मैं, ठीक है। अच्छा, हमें जब इमरान खान के 5 साल होंगे ना, तो मैं एक पूरा जायजा तो सब पेश करूंगा, तो पता चलेगा कि कौन सा वजीर आजम पाकिस्तान को कितने में पड़ा। लेकिन अभी मैं कुछ थोड़ा सा आपके सामने जायजा रख देता हूँ। अफगानिस्तान का दौरा सदर जरदारी साहब करते हैं कितने में? 44,000 अमरीकी डॉलर। अच्छा, वजीर आजम परवेज अशरफ कितने में करते हैं? 51,000 अमरीकी डॉलर। नवाज शरीफ साहब कितने में करते हैं? 58,000 अमरीकी डॉलर। इमरान खान कितने में करते हैं? 11,000 अमरीकी डॉलर। और आपको ये भी पता है कि उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, ये सबको पता है। उस दौर में डॉलर कितने का हुआ करता था, ठीक है। और आप आज का दौर देख लें तो 11,000, यानी इमरान खान ने जो दौरा किया वो सबके मुकाबले में 5 गुना कम पैसा खर्च किया। स्विट्जरलैंड का दौरे पे आ जाएं। अच्छा, डिलानी साहब जाते हैं 4,60,000। नवाज शरीफ जाते हैं 7,62,000। खाकान अब्बासी जाते हैं 5,61,000। इमरान खान 68,000, 68,000। यानी इमरान खान ने जो पैसा खर्च किया यूसुफ रजा गिलानी से 7 गुना कम, खाकान अब्बासी से 9 गुना कम, नवाज शरीफ से 12 गुना कम। और आपको पता है उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, बताने की जरूरत ही नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा जरदारी साहब 13 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं। नवाज शरीफ साहब 11 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं। खाकान अब्बासी 7 लाख डॉलर से ज्यादा। इमरान खान 1,62,000। यानी इमरान खान ने जरदारी से 9 गुना कम खर्च किया, नवाज शरीफ से 8 गुना कम खर्च किया, खाकान अब्बासी से 5 गुना कम खर्च किया। अच्छा, आ जाएं वाशिंगटन डीसी। जरदारी साहब 7,52,000 डॉलर खर्च करते हैं। नवाज शरीफ 5,50,000 डॉलर खर्च करते हैं। इमरान खान 67,000। तो आपको ये तो सामने नजर आ रहा है कि एक शख्स कितना सिंसियर है मुल्क के साथ। ये मतलब एक छोटा सा जायजा मैंने अभी दिया है। 5 साल होंगे तो मैं आपको पूरी तफसील से डेटा बताऊंगा कि कितने में हमारे यहाँ वजीर आजम पड़ा है। चले, सही है, चले जी जनाब जी। इन बातों का आज के मौजूद से क्या ताल्लुक है जी? और फिर ये है कि इन बचगाना बातों का अपना इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए किसी को। जिस बंदे को अपना फारसी अदाब का ना पता हो वो उसको इन बातों की समझ नहीं आएगी। जब अपना वो गए थे नवाज शरीफ साहब, तो उन्होंने हर दौरे में कम से कम 8-10 हेड ऑफ स्टेट से मुलाकातें की थी। हर प्रोटोकॉल के ऊपर खर्चा आता है। इसी तरह वहां पे जब भी वो गए हैं 25-30 जो है इन्होंने दुनिया की डिग्नेटरी से अपना मुलाकातें की हैं। ये इमरान खान गया, इनसे किसी ने अपना वहां पे मुलाकात नहीं की। ये पिछले सेशन में भी गए थे, किसी हेड ऑफ स्टेट ने इनके साथ मुलाकात नहीं की। जब वो उस लेवल की मुलाकात ही नहीं होगी तो खर्चा कहाँ से होगा? ये तो बल्कि खामखा ज़िया किया उन्होंने, जाके वहां पे भी हाथ लगा के बस आ गए। हाथ लगाना, दौरा करना हाथ लगाना नहीं होता। उस दौरा जो होता है उसको हाथ लगा के दूसरे मुल्क में नहीं आना होता, उसको फ्रूटफुल करना होता है, उसके रिजल्ट आने चाहिए। तो वो अगर जाते थे तो 8-10 हेड ऑफ स्टेट से मिल के आते थे, तो उसके रिजल्ट भी आते थे। ये इन्होंने ये जाके वादे किया तो अपना वो कहते हैं ना काम का ना काज का। तो यही काम इन्होंने दौरे में भी किया कि जाके बस पैसा खर्च के आ गए और कहा हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ, और गिलास तोड़ा और 12 आने। ये हिसाब है इनका। जी हेलो जी हेलो मैम जी मैम बात कर सकता हूँ मैं? जी बोले, बस 30 सेकंड का मैसेज है, टाइम खत्म हो गया। खुद हाफिज़ कहना 30 सेकंड का मैसेज ही दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे नवाज शरीफ के दौरों पे या जरदारी के दौरों के पैसे बता रहे हैं, इनके वो पैसे सारे एक तरफ रख लें, और जितनी करप्शन इनके जहांगीर तरीन ने चीनी में की है वो एक तरफ रख लें, वो फिर भी ज्यादा होगी। दवाइयों में जो सफर मिर्जा ने करप्शन की है वो एक तरफ रख ले, और उन दौरों के जो है वो सारे एक तरफ रख ले। हमारे वजीर आजम ने तो जितनी करप्शन की है, आपको तो वजीर भी उससे बढ़ गए हैं, आपका तो बुजदार साईं उससे बढ़ गया है। इनको ठंडा पानी पीना चाहिए, करप्शन का चमचे से खोल के ठंडा पानी पीना चाहिए। पहली दफा कॉल की और आखिर तक वही बात कर रहे हैं। अब दुनिया आगे निकल गई। अभी देखो भट्ट साहब ने क्या तज्जिया पेश किया। उन्होंने कहा जो पैसे ज्यादा खर्च करेगा उसके सफारती ताल्लुकात सही होंगे। इमरान खान पैसे नहीं खर्च करता।
ये है अकलमंदी की बातें, ये है फर्क है, ये कर्जेदार मुल्क है। और ये पूरा टब्बर लेके जाते थे, किसी भी मुल्क जाते थे पूरा टब्बर, बेटी भाई, इवन खानसामा, इवन भतीजे भांजे, और लूट के आते थे वहां से। थैंक यू सो मच। देखा कितना सही का मैसेज, मुख्तसर सा मैसेज दे दिया, बस खत्म हो गई कहानी। चलें जी, बहुत हो गया जी बस 30 सेकंड का अगर कुछ बोलना है तो बोले, कॉलर पे नहीं बोलिएगा। अभी बात हो रही है कि नियाजी ने अफगानिस्तान में दौरा किया इतने में, ने गया इतने में। अच्छा भाई ये बताओ कि आउटपुट क्या निकला? आउटपुट में अब आपको बताता हूँ क्या निकला। आउटपुट ये निकला है कि अभी इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे मदद करी है जी अफगानियों की, अफगानिस्तान की। तो आपको पास जो है ना पैसे नहीं करने के बाद तो ईरान ने इंडिया को पैसे दिया और वो सारी एड जो है वो अफगानिस्तान पहुंची है। तो अफगानिस्तान के हुकूमत ने कहा है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। इसने तबाह किया अफगानिस्तान को। तो आज से बम धमाके शुरू हो गए हैं, अब इंशाल्लाह और बम धमाके होंगे वहां पर। पहली बात तो सुन रहे आप, ठीक है? तो अब आए दिन जो है ना आपके पुलिस वाले फौजी मारे जाएंगे, ये अफगानियों ने कह दिया है। और अभी तेरी का तालिबान पे अटैक करना शुरू कर दिया। चले, बहुत अच्छी आपने इतना दे दी। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का जी। कश्मीर चला गया, यूएन गया, बाइडेन ने फोन नहीं। अरे कल बात करेंगे कश्मीर गया या कश्मीर रह गया, क्या हुआ। बहुत हो गई बहस तकरार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। बस अल्लाह अल्लाह, गंदी बातें जबान से ना निकाला करें प्लीज फैसल भाई। तो है फैसल भाई थोड़ा सा ख्याल क्या करें, मैं प्रोग्राम को खत्म कर रही हूँ, जरा सा सब्र करें, प्रोग्राम को खत्म कर रही हूँ। कल मुलाकात होगी आप सब लोगों से। पाकिस्तान को इतना गलत ना कहें, प्यारा मुल्क है हमारा, अल्लाह ताला हमेशा कायम और दायम रहे। पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, हमारी शनाख्त है। आप लोग किस तरह की बात करते हैं, आप उसकी बेहतरी के लिए बात क्या करें कि उसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, मगर आप लोग तो आके इस कदर गलत बातें करते हैं कि टॉपिक के। मेरा टाइम खत्म हो गया, खुदाफिज कह रही हूँ प्लीज। मैं किसी की कॉल नहीं ले रही, सारी कॉलें आ रही है, मगर नहीं ले रही, मैं कल लूंगी आप सबकी कॉलें। अब जाते जाते बस यही कहूंगी, खुश रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रही इंशाल्लाह। फिर कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।